कि भाई ने मुझे 10 साल पहले बताया था कि अगर धंधा करना है तो 1000 दिन का पेशेंस तो होना ही चाहिए. You are the only one who started this job culture in your family. But आपके जो हिस्ट्री रही है, Maybe the first one. Maybe the first one. हमें सिखाया गया है बचपन से और आज भी सिखाते हैं बहुत लोग ऐसा कि ना पैर उतने फैलाओ जितनी चद्दर है. True. लाइक तो हर मिडिल क्लास की अगर टॉप की लाइन है. आई वॉज वेरी नाइव और मैंने उसको बोला HR को कि ना मैं 3 साल जॉब करना चाहता हूँ, मुझे अपना बिजनेस करना है. ओके. तो 2019 में यानी कि 2 साल के बाद आई हैड गिवन अप ऑन PV advisory. आई हैड गिवन अप. सो आई वेंट टू. अब आप खुद की फर्म चला रहे हो, आप हायर करते हो, तो आप व्हाट डू यू सी इन पीपल, लाइक जो यंग लोग हैं वो जानना चाहेंगे ना कि उनकी पर्सपेक्टिव से, लाइक कि जो मेरा हायर कर रहा है मुझे वो क्या सोच रहा है. वेरी एंग्शियस. तो मेरा प्रॉमिस आपके लिए ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम इस पॉडकास्ट को और आगे ले जा पाएंगे और आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. फिर से शुरू करते हैं. यही है, लाइफ भी यही, अब ये डिस्कस कर रहे थे ना कि कैसे हम लोगों को दोबारा टेक लेते रहना चाहिए और जब तक गलतियाँ हो रही है होते रहनी चाहिए. तो गलतियाँ नहीं होती यार, ये तो प्रोसेस है. हाँ, पार्ट ऑफ प्रोसेस. हाँ सही है. बट वही है कि अच्छा है कि मैंने आपसे वो सारी बातें कर ली थी, हम इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि लाइक कि ऐसी चीज़ें भी पार्ट हो जाए तो हमारी लाइफ से रेजोनेट करेंगी. तो मैं अभी आपसे ना एक चीज़ पूछता हूँ कि मेरा जो मेन एम था ये पॉडकास्ट शुरू करने का वो ये था कि अगर कोई मेरे जैसा जब मैं यंग था कॉलेज में, एंड आई ऑलवेज क्रेव्ड फॉर अ मेंटर, एंड आई थॉट कि आई एम 20 ईयर ओल्ड और मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में और मुझे कहीं से कोई गाइडेंस मिल, कहीं से कुछ भी इंस्पिरेशन है, गाइडेंस मिल जाए. एंड जब मैं आपकी वो देखता हूँ, जब मैंने फर्स्ट आई गॉट टू नो अबाउट यू थ्रू लिंक्डइन, तो मैंने देखा एंड आई थॉट यार दिस इज सच ऑन पेपर सच अ लाइक परफेक्ट गाय कि ही जो एवरी पेरेंट्स जो सोचते हैं भाई ही डिड द MBA, then did the role of an executive in EY for a long time, become the business head at another company, then consultant for EY for a long time, then finally started his own business and succeeded in that. But अगर कोई आज एक कॉलेज का बच्चा ये पॉडकास्ट सुन रहा है या उसने खोला ये वीडियो, तो उसको आपके बारे में अगर जानना है तो आप उसको क्या बताना चाहोगे अपने बारे में? यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो गया लगता है मुझे स्टार्टिंग से ही. कॉलेज के बच्चे को मैं क्या बताना चाहूँगा मेरे बारे में? तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा यार मैं भी तुम्हारी तरह, उम्र ज़रूर बढ़ गई है मेरी, बट मैं हूँ 20 साल के तुम्हारी तरह यार. वही अभी मेरे को अभी भी अपना कॉलेज याद है. जैसे मैंने अभी कल ही अपना कॉलेज ख़त्म किया है और आज से 10-12 साल बाद ना जो भी 20 साल का है, जब वो 40 साल का हो जाएगा या 35 साल का हो जाएगा, उसका भी करियर ऐसे ही चलेगा. कुछ ना कुछ उसने भी किया होगा लाइफ के अंदर. एंड व्हेन यू लुक बैक, आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होती है, आपने एक्सपीरियंस गेन किया होता है. यू नो एज ए 20 ईयर ओल्ड बस यही बोलना चाहूँगा कि यार बड़ा भाई हूँ आपका, दैट्स इट. इसके बियॉन्ड कुछ नहीं. हाँ नहीं, जैसे मेन पॉइंट मेरा जो था इस वाले का ये था कि प्रॉब्लम है कि जब तुम उस एज के होते हो तो कुछ भी क्लियर नहीं होता. लाइक देयर इज अ लॉन्ग जर्नी अहेड, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में फिगर आउट होंगी. सो अगर मैं आपको आपके उस टाइम पे लेके चलूँ व्हेन यू वर लाइक, तो व्हाट वाज योर थॉट कि भाई मुझे क्या से स्टार्ट करना है? मैं भी उतना ही कंफ्यूज था जितना कि तुम लोग अपने टाइम पे हो या थे उस टाइम पे, या कोई भी एक बच्चा है. फ़र्क इतना है कि मेरे टाइम पे ना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी. तो was it a good thing or a bad thing? यार उस टाइम लगता था कि ये बैड है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. एंड यू वुड नॉट बिलीव कि जब मैं उस टाइम के इंटरनेट तो था ही नहीं. इंटरनेट तो हम लोग MTNL का लैंडलाइन कनेक्शन होता था, उसमें वो केबल लगा के वो टुर्र करके आवाज़ आती थी, फिर वो इंटरनेट कनेक्ट होता था. और वो कंप्यूटर में आपको शायद पता भी नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है. तो ऐसे इंटरनेट चलता था हमारा. तो कुछ सर्फ नहीं करते थे एंड वेरी एक्सपेंसिव उस टाइम पे. एंड आपको पता नहीं है कि गूगल पे जाके कुछ सर्च कर सकते हो. गूगल नहीं था उस टाइम पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. तो न्यूज़पेपर में करियर काउंसलिंग सेशन हुआ करते थे. अच्छा. तो हम वो 100 रुपये दे के 500 रुपये दे के वी यूज्ड टू ट्रैवल गो, और वहाँ सुनते थे काउंसलर को, पता नहीं अच्छा करियर में ये ऑप्शंस हैं. फिर वापस आके ढूंढते थे कि फैमिली में कौन है ऐसा जिसको एक्सपीरियंस है ये बताने का, क्योंकि आपके पास कुछ सर्च करने के लिए नहीं है. देयर इज नो इंटरनेट. इमेजिन आपकी लाइफ से मैं अभी फ़ोन ले लूँ और लैपटॉप ले लूँ, कंप्यूटर ले लूँ और देयर इज नो इंटरनेट.
अब आप रिसर्च कैसे करोगे? नो चांस, आई हैव नो, मेरे पास तो कोई मीडियम ही नहीं रहेगा। और क्योंकि नहीं, मीडियम ढूंढ लोगे आप, ह्यूमन माइंड है ना, बुक्स आंसर निकाल लेगा। आई गेस बुक्स। तो ऐसे मैंने लोगों को ढूंढा, सवाल पूछे, मुझे कुछ नहीं पता, जिसने जो बोला वो फॉलो करता गया और आगे बढ़ गया। आज की एज में आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। तो अब प्रॉब्लम दूसरी होगी, अभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। यस, हमारे टाइम में प्रॉब्लम स्केर्सिटी की थी कि यार अवेलेबल ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो जो समझ में आया वैसे करियर में आगे बढ़ गए उस टाइम पे। मतलब आई वांट टू, मतलब मैं आपको लिटिल बिट आपके बारे में और जानना चाहूँगा, लेकिन मुझे पता है, लाइक आई वांट टू डिस्कस लाइक कि यू वर सेइंग कि जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि यू आर द ओनली वन हु स्टार्टेड दिस जॉब कल्चर इन योर फैमिली, बट आपकी जो हिस्ट्री रही है, मे बी द फर्स्ट वन, एंड जो आपकी हिस्ट्री रही है आपकी पूरी फैमिली की, एंड द जर्नी वर सेइंग, पूरी हिस्ट्री आप बता रहे थे, ऑल वर बिजनेसमैन। आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि लाइक वेयर यू कम फ्रॉम। थोड़ा और पीछे चलते हैं। थोड़ा और चलते हैं। 1947 से पहले माय फैमिली वाज इन पेशावर, व्हिच इज नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, पार्टीशन हुआ, हम लोग इंडिया आ गए। इंडिया एज इन इस साइड ऑफ कंट्री आ गए। जब यहाँ आए तो कुछ नहीं था, सब वहाँ पे रह गया। ठीक है, वहाँ बहुत कुछ था, बिजनेसेस से, पेट्रोल पंप था, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर उस टाइम पे। यहाँ आए कुछ भी नहीं था। तो मेरे दादाजी ने और उनके भाइयों ने सबने स्क्रैच से स्टार्ट किया दोबारा यहाँ पे इंडिया में आके। स्क्रैच से मतलब अब पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकते हो, यू हैव टू फाइंड ऑड जॉब्स। तो दादाजी ने आई थिंक 10th की थी, सिर्फ पढ़ाई 10th तक किया था उन्होंने, मैट्रिक बोलते थे उस टाइम पे। और उनको जॉब मिल गया आई थिंक प्लानिंग कमीशन में। ओके, इंडिया में। हाँ, उन्होंने रिटायर प्लानिंग कमीशन से हुए हैं। स्टार्ट उन्होंने कहाँ से किया था मुझे नहीं पता, आई थिंक प्लानिंग कमीशन ही होगा या कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लगी थी उनकी। साथ में वो ऑटो चलाते थे। ओके, जॉब के साथ ऑटो जॉब के साथ लंच टाइम में और इवनिंग में। ओके, ठीक है, एंड कैंडल्स बनाते थे, मोमबत्तियाँ, और वो बना के घर से घर बेचते थे। ठीक है, ऐसे करके। एंड उनके भाइयों ने भी ऐसे सब काम, किसी ने ट्रक चलाया है, किसी ने कुछ किया, और ऐसे करते 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 उन्होंने सब अपना काम किया। तो ये तो उनकी जनरेशन थी, उनका एक अलग स्ट्रगल था। ठीक है, उसके बाद की जो नेक्स्ट जनरेशन थी, जो मेरे पापा के टाइम की जनरेशन थी, वो सब बिजनेस में है। मेरे चाचा हों, मेरे पापा के जितने कजन्स हैं, एवरीबडी इज इनटू बिजनेस। किसी की शॉप है, किसी का होलसेल बिजनेस है, किसी का रिजॉर्ट है, किसी का होटल है, अलग अलग सिटीज़ में इंडिया में, बट एवरीबडी इज इनटू बिजनेस। मैंने जब स्टार्ट किया, बिजनेस वाज नॉट अ चॉइस उस टाइम पे, क्योंकि पापा का बिजनेस हमेशा हैंड टू माउथ रहा है। somehow we've just been able to manage things. तो उसमें स्कोप नहीं था मेरे को जाके कुछ करने का। और यू कैन से कि उस टाइम पे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि बिजनेस मैं कर सकता हूँ। ओके, उस टाइम पे तो जॉब वाज द ओनली ऑप्शन इन माई माइंड। और प्रॉब्ली आप कह सकते हो मिडिल क्लास फैमिली में सिखा दिया गया कि नौकरी ही करनी है आपको। ठीक है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई और मेरे को जब जॉब मिली, तो अपनी फैमिली में आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू take up a job. You took a job after MBA, right? Or before that also? Before that as well. Okay. MBA का एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज स्टार्ट होने से पहले 6 महीने का गैप था। Okay. तो उस टाइम मैंने एक छोटी सी नौकरी करी एक कंपनी में, जहाँ पे मैं क्लेम सेटल करता था फॉर यूके क्लाइंट्स। Okay. तो that was your first job सीधा? First job. Okay. And आपको जॉब कैसे मिली थी? लाइक ऑल आर बिजनेस बैकग्राउंड में जानना चाह रहा था कि आपने कैसे ढूंढी वो जॉब? ओके, लैंड कैसे करी वो जॉब? ओके, तो फिर इसको बताने के लिए थोड़ा एक स्टोरी और बतानी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो कॉलेज ख़त्म किया, एग्ज़ाम्स दिए, पुणे में एडमिशन हो गया कॉलेज में। मैं कॉलेज गया, ड्यू टू सम रीजंस मेरा वो कॉलेज कंटिन्यू नहीं हो पाया। मेरे को 3 महीने बाद वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। ओके, ठीक है, तो जब मैंने वो कॉलेज छोड़ा और फिर मैंने दोबारा प्रिपेयर किया एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट ईयर करने के लिए, और जब मैंने वो एग्जाम्स दिए तो वो करने के बाद, सो आई वाज इन पुणे, वहाँ से लेके कॉलेज स्टार्ट होने 6 से 8 महीने का कुछ टाइम था, रफली कुछ टाइम था। मुझे वापस नहीं आना था दिल्ली। ओके, मुझे वहीं रहना था पुणे उस टाइम पे। मैंने कहा वापस अगर आ गया तो दिक्कत, और रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले अब इसके पैसे नहीं देंगे किसी भी हाल में। ठीक है, प्लस अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, मतलब। तो मैंने जॉब ढूंढनी शुरू करी। तो एक्सा बिजनेस सर्विसेज करके कंपनी आज भी है। एक्सा इंश्योरेंस फ्रेंच कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, भारतीय एक्सा नाम सुना है आपने इंडिया में, राइट? यस यस यस, दैट एक्सा, नॉट भारतीय एक्सा बट एक्सा फ्रेंच कंपनी का इंडिया में एक डिलीवरी सेंटर है पुणे के अंदर। ओके,
आई थिंक बैंगलोर में भी है, बट मेन पुणे में था। वहाँ पे मेरे को जॉब मिल गई क्लेम्स सेटल करने के लिए, हाउस होल्ड क्लेम्स। ओके। तो यूके में बहुत स्टॉर्म आता है, बहुत बारिश होती है, घर खराब हो जाते हैं, तो हाउस होल्ड क्लेम इज अ बिग थिंग देयर। नॉट लाइक इंडिया। इंडिया में तो आप लोगों को पता भी नहीं है कि अपने घर को भी इंश्योर करा सकते हो। बट एनीवेज वो इंश्योरेंस में 6 महीने के लिए उसमें काम करता था। तो ऐसे मुझे वो पहली जॉब वहाँ पे मिली, और फिर मैंने पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद देन यू स्टार्टेड द जॉब। बट मैं जैसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो डैड का बिजनेस था वो बहुत हैंड टू माउथ रहता था, एंड आपका जो फर्स्ट, ऑल्दो आपके माइंड, जैसे मैं आपसे बात करके मुझे फील हो रहा है लाइक यू ऑलवेज वांट, यू हैव दैट कीड़ा ऑफ बिजनेस वाला हमेशा इन योर, बिकॉज फैमिली में खून में है, बट बिकॉज कहीं ना कहीं वो रीज़न फैक्टर में ज़्यादा है कि क्योंकि पापा को ऐसा देखा बिजनेस करते हुए और उस लेवल पे कभी फैसिलिटीज़ या वो नहीं प्रोवाइड कर पाया, दैट वाज योर फर्स्ट थिंग कि मुझे थोड़ा इस वाली लाइन से दूर जाके नौकरी करनी है। मतलब हाउ यू फेल्ट, बिकॉज एज अ चाइल्ड अगर मैं सोचूं तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। लाइक अगर मैं सोचूं कि मेरे डैड का बिजनेस ढंग से नहीं कर रहा है, कभी कभार ऐसे डाउन जा रहा होता, बट पूरे घर में ऐसा थोड़ा सा लो फीलिंग वाला चीज आ जाती है, राइट। माहौल एकदम थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है, और वो डिप्रेसिंग माहौल में ही बड़े हुए हैं। बड़े, हाँ। तो फिर वो वाला पार्ट, मतलब एज अ चाइल्ड जब आप वो चीज़ सोच रहे थे, योर फर्स्ट फैक्टर इन कि मैं जॉब की तरफ जाऊँगा, कि मुझे एक स्टेबल इनकम चाहिए ताकि मैं कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ मेरे लव्ड बीइंग्स को, लाइक हाउ वाज द साइकोलॉजी आपकी उस वक्त तो फील कर रहे थे? अच्छा, मेरी ना साइकोलॉजी जॉब की नहीं थी उस टाइम में भी, नहीं बिजनेस की थी। अच्छा। मेरा माइंडसेट था कि यार कुछ तो कर रहे हैं, ओके, इससे बाहर निकलना है, ठीक है। तो मेरे को बचपन से सिखाया गया किससे बाहर निकलना है? इस प्रॉब्लम से, पॉवर्टी, नॉट पॉवर्टी, बट दैट लो फीलिंग, दैट हैंड टू माउथ वाला थिंग से बाहर निकलना है, एंड वी शुड हैव सफिशिएंट, ठीक है, एबंडेंस तो चाहिए, एक लेवल तक तो चाहिए एबंडेंस। तो हमें सिखाया गया है बचपन से, और आज भी सिखाते हैं बहुत लोग ऐसा, कि ना पैर उतने फैलाओ जितनी चद्दर है। ट्रू, लाइक ये तो हर मिडिल क्लास की आई गेस टॉप की लाइन है। तो ये मुझे हमेशा बोला जाता था बार बार, मैं सुनता रहता था। एक दिन मैंने सवाल पूछा अपने दादाजी से, मैंने कहा चद्दर नहीं बड़ी कर सकते? हाँ। फिर दादाजी ने क्या बोला? उन्होंने कहा हमने कभी सोचा नहीं इस तरीके से, जितने में हो उतने में रहो। मैं कहा नहीं, बट हम आगे भी तो कर सकते हैं ना, जितने में है उतना क्यों करना है, वो भी कर सकते हैं। तो मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा ये था कि कुछ तो बड़ा करना है लाइफ के अंदर, ठीक है, कि आई एम एबल टू प्रोवाइड टू माई फैमिली एंड अपने लिए भी। फिर मुझे एक और चीज़ सिखाई गई, ठीक है, कि जो फैमिली के प्रोवाइडर होता है ना, वो फूड चेन में सबसे नीचे होता है, ठीक है। पहले आपको सबको प्रोवाइड करना है, उसके बाद जो बच जाए ना उसमें आपको एडजस्ट करना है। तो मैंने कहा यार अगर फूड चेन में इतना प्रोवाइड कर दो कि नीचे वाले को भी इतना मिल जाए, सही बात, कि कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे बोलते थे यार तेरे को ना बात करने की तमीज़ नहीं है, तो ऐसे बात करता है। मैं कहा नहीं, बट मैं सोचता हूँ ऐसे बात नहीं करता हूँ, दिस इज हाउ इट इज एनीवेज। तो मेरा ये साइकोलॉजी थी। जॉब करने का रीज़न ये था कि पढ़ाई में लग गए थे बहुत सारे पैसे, पैसे थे नहीं, और वो पैसे लेने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा, प्लस कर्ज भी लेना पड़ा अपनी फैमिली में लोगों से, पढ़ाई करने के लिए, एमबीए करने के लिए। ग्रेजुएशन में ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वो मैंने खुद ही अपना इंतज़ाम कर लिया था, मतलब पापा ने किया, लेकिन मैंने भी अपना ट्यूशन पढ़ा के और ऑड जॉब्स करके इधर उधर मैंने अपना मैनेज कर लिया था उस टाइम पे, तो वो मैनेज हो गया आराम से। बट एमबीए की फ़ीस ज़्यादा थी, वो ऑड जॉब से पैसे निकलते नहीं, तो बैंक से लोन लिया, प्लस कुछ उधार लिया फैमिली में इधर उधर से, तो वो वापस करना था। और मैं आते ही वापस बिजनेस करना चाहता था, बट मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट थे कि नहीं, अभी ये टाइम नहीं बिजनेस करने का। मे बी जो ये स्टार्टअप कल्चर अभी बन गया तब नहीं था, होता तो शायद मुझे परमिशन मिल जाती, बट घर वाले माने नहीं। अब ग्लैमराइज्ड है स्टार्टअप क्योंकि थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा है। उस टाइम तो आई गेस कोई सोच भी नहीं सकता। उस टाइम तो आपके टाइम पे तो लाइक वो होता ना गवर्नमेंट जॉब वाला एंगल था। नहीं, मैं उतना पुराना नहीं हूँ, उतना नहीं, मतलब वैसा था, बट स्टिल तो अभी तक भी है। लाइक अगर आप दिल्ली में आई गेस नहीं है, बट हिमाचल में जब मैं जाता हूँ, मतलब मेरे जो इन लॉज हैं हिमाचल के हैं, तो वहाँ पे जाके बहुत अभी भी वो वाला फैक्टर है कि गवर्नमेंट जॉब लो। नहीं तो मेरे घर में भी था। हाँ, मेरे दादाजी क्योंकि प्लानिंग कमीशन से आए, आपके दादाजी, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, उनका एक ही वर्ड था, और वो बहुत नाराज थे मुझसे जब मैंने ईवाई ज्वाइन किया कि यार तूने गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरे को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में जॉब मिल गया था ऑलमोस्ट, ओके, बट वो मार्केटिंग में था, मुझे मार्केटिंग करना नहीं था। बट वो एक अलग स्टोरी है, तो उस पर भी डिबेट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब का वो था उस टाइम पे कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, और मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है किसी भी हाल में, मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी है, बिकॉज
मेरे को कुछ करना है, मेरे को टिक के नहीं बैठना है। उनको लगता था कि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बोलते स्टेबिलिटी देख लेंगे यार। 2008 और 9 आई गेस आपने EY ज्वाइन किया ना? सो मेन थिंग थी कि उस टाइम पे आई गेस देयर वाज अ ग्लोबल क्राइसिस आल्सो, कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, और आई गेस बहुत सारी कंपनियां सफर कर रही थी। एट दैट टाइम यू क्रैक्ड EY एंड आई डिडंट क्रैक, इट हैपेंड। हाँ, इट हैपेंड टू यू, लाइक सो लाइफ हैज अ प्लान। हाँ, ठीक है, और ये बात आपको तब समझ में नहीं आती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ के पास एक प्लान तो है आपका यार। क्योंकि मेरा जॉब लग गया था क्राइसिस से पहले। अच्छा, ठीक है, और जब क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स ही नहीं हो रही थी। स्टार्ट हुई बट बहुत कम लोग प्लेस हुए, मेरे को जॉब ही नहीं लगा उस टाइम पे करने के लिए। एंड आई वाज लाइक यार, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट इन कॉलेज, मेरे मार्क्स एंड ऑल सब बढ़िया से आ रहे थे, तो मेरे को था कि जॉब तो मिल ही जाएगा, बट मेरे को जॉब नहीं मिला उसके बाद। और जो जॉब मेरे को मिला वो चले गया, मिलने से पहले चले गया। अच्छा, इससे पहले कि मुझे ऑफर लेटर मिलता, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट होता है MBA में, प्री प्लेसमेंट ऑफर। ओके, ठीक है, तो मैंने इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप में को बोल देगा कि आपको PPO मिलेगा। ओके, ठीक है, मैं बड़ा खुश, और वो इक्विटी रिसर्च में था। हाँ, मुझे करना था, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि यार इक्विटी एनालिस्ट बन जाऊंगा। इट वाज अ बिग ब्रोकरेज हाउस ऑफ इंडिया, आज भी एग्जिस्ट करता है। वहाँ मेरे को बोला कि हो जाएगा जॉब, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि चलो ये हो जाएगा। बट उससे पहले हो गया लीमैन ब्रदर्स का सब प्राइम क्राइसिस, और मार्केट क्रैश हो गया उस टाइम 2008 में। सो वो जॉब मिलने से पहले चले गया, तो देयर वाज नो जॉब। ओके, सो आपका MBA खत्म हो गया कि MBA का लास्ट सेमेस्टर था? लास्ट सेमेस्टर में आपको जो जॉब मिलने वाला था देन वो नहीं मिला। नहीं मिला। तो जब MBA खत्म हो गया तब तक मुझे कोई प्लेसमेंट नहीं मिला। मैं वापस दिल्ली आया, यहाँ पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एग्जाम्स हो रहे थे, वो मैंने एग्जाम दिए, वो मेरा क्लियर हो गया रिटर्न। मुझे बुलाया GDPI के लिए, GDP क्लियर हो गया। फिर पर्सनल इंटरव्यू था, उसके रिजल्ट्स सरकारी है तो अपने पेज से आते हैं, तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए, सब कुछ दिया, बट कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है। ओके, आई वाज वेटिंग, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि वापस बॉम्बे जाता हूँ, पुणे जाता हूँ, क्योंकि आई वाज इन पुणे, मैंने MBA पुणे से किया था। कि वापस वहाँ जाता हूँ और देखेंगे क्या होता है। ओके, तो मैंने ट्रेन की टिकट बुक करी, और होली से एक दिन पहले, तो बेसिकली उस टाइम पे नेक्स्ट डे होली थी, उसके फॉलोइंग डे मेरे को जाना था। होली से एक दिन पहले आई वाज सिटिंग विद माय गर्लफ्रेंड हु इज नाउ माय वाइफ। ओके, वी वर सिटिंग इन प्रियास और नो PVR अनुपम साकेत। यस, ठीक है, यू नो दैट ना, वहाँ पे हम लोग थे पिज्जा हट में हैविंग लंच। ओके, एंड आई गेट दिस कॉल फ्रॉम समवेयर सेइंग दैट डे आफ्टर टुमारो यू गॉट एन इंटरव्यू विद EY। ओके, ओके ठीक है। कंसल्टेंट ने बोला, ऐसे कंसल्टेंट नहीं, एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, मेरी वाइफ की फ्रेंड का फ़ोन, शी वॉज इन HR देयर। ओके, कभी उसको बताया होगा और हमको भी याद नहीं था, हमने उससे कभी बात की थी। हाँ, ठीक है, तो ऐसे ऐसे मेरे को इंटरव्यू के लिए वहाँ से कॉल आया, और ठीक है, और आई वॉज थिंकिंग यार इंटरव्यू दूँ या पुणे जाऊँ। ओके, तो और टिकट बुक हो चुकी है? टिकट बुक है, ओके, ट्रेन की टिकट बुक है। मैं 2 दिन बाद जाना है? 2 दिन बाद जाना है, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, हर नेम इज़ वसुधा, मेरी वाइफ है। ओके, तो मैं उससे बात कर रहा था कि मैं मिलने आया था, सी ऑफ करने के, ओके कल होली है, आज मिल रहा हूँ, देयर आई एम गोइंग देयर। वहाँ से कॉल आया और EY का इंटरव्यू था डे आफ्टर टुमारो। एंड सबसे मज़े की बात है कि मुझे नहीं पता था EY क्या करता है तब। ओके, अभी तुम लोगों को बहुत नॉलेज है, मुझे नहीं पता था। हाँ, मैं कहा यार EY ठीक है, कर लेंगे, अर्न्स्ट एंड यंग, इट्स ओके। मेरी वाइफ बोली डू यू नो इट इज़ वन ऑफ द बिग फोर्स। मैं बिग फोर क्या होता है? ओके, So I had no clue about EY back then because like I said, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इक्विटी रिसर्च में ही काम करना था। ओके, तो तुम मुझसे पूछो इक्विटी रिसर्च में कौन सी कंपनी, आई कैन टेल यू एवरीथिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन है, आई कैन टेल यू एवरीथिंग, बट ऑडिट, अकाउंटिंग, कंसल्टिंग वाज नॉट माय एरिया, ना मुझे पता था इसके बारे में कुछ। तो एनीवेज वो हुआ, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया EY के ऑफिस में, इंटरव्यू दिया मैंने वहाँ पे, और हो गया सिलेक्शन फाइनली। आपने एक चीज़ हम बात कर रहे थे, मेंशन किया था कि यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी अंडर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, एंड बट द ओनली थिंग, द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वाज दैट योर कॉन्फिडेंस कि मुझे क्या नहीं आता है, क्या आता है, और सो ब्लंटली दैट दे लाइक्ड। तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो कि क्या कहते हैं वो इंटरव्यू प्रोसेस, बिकॉज आपने जैसे बताया आप इक्विटी रिसर्च
में इंटरेस्टेड हो, और थोड़ा सा मुझे वो भी बताना कि इक्विटी रिसर्च में आप कैसे, आपका इंटरेस्ट आया कि दैट ये, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये वाली चीज़ों में, बट क्या कहते हैं, इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं थे फॉर ईवाई का इंटरव्यू हाँ एब्सोल्युटली नहीं था। हाँ मुझे कुछ नहीं आता था अकाउंटिंग में, क्योंकि एज यू नो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड देन एमबीए करा है। तो अकाउंटिंग 11th एंड 12th में जितनी पढ़ाते हैं उतनी टीएस गिरेवाल, हाँ उतनी ही अकाउंटिंग मुझे आती थी। ओके ठीक है, इंटरव्यू किया, मुझे कुछ नहीं पता क्या रोल है, फाइनेंस में रोल है, समथिंग इन अकाउंट्स। ओके ठीक है, कुछ नहीं आता मुझे। एनीवेज वहाँ गया, एचआर से फेरा राउंड इंटरव्यू का हुआ, एंड व्हेन यू आर रंग, आई वाज वेरी नाइव, और मैंने उसको बोला एचआर को कि ना मैं देख 3 साल जॉब करना चाहता हूँ, मुझे अपना बिजनेस करना है। ओके तो एचआर ने मुझे बोला कि वाई 3 years? मैंने क्लियरली बोला बिकॉज आई डोंट हैव एनी मनी, आई नीड टू अर्न सम मनी, रीपे माई डेट्स एंड गेट सम एक्सपीरियंस एंड देन स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ओके ओके, क्या बिजनेस करोगे? तो मैंने बोला समथिंग इन कंसल्टिंग। तो उसने बोला अच्छा कंसल्टिंग क्यों? तो अब उसकी अलग स्टोरी है, मे बी वी कैन टच अपॉन लेटर। कंसल्टिंग क्यों करा, कैसे करा, वो एक अलग स्टोरी है। मुझे कैसे अच्छी लगी कंसल्टिंग, तो मैंने कहा मुझे करना है बिजनेस। तो उन्होंने ओके ठीक है, और एचआर को लगा कि हर बच्चा आता है ऐसे बोलता है काम करेगा, इट्स ओके। तो उसने उतना सीरियसली लिया नहीं उसको, मे बी ऐसा मेरा एजम्पशन है, आई डोंट नो। वो हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू का हुआ, ऐसे 2-3 राउंड्स हुए इंटरव्यू के, और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ कपिल बगड़िया के साथ। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे और डिटेल में, जो मेरा आज पार्टनर है पीवी एडवाइजरी में। और व्हेन ही लेफ्ट ईवाई, तो उन्होंने कोई लगभग 25 साल काम किया ईवाई के साथ, एंड व्हेन ही लेफ्ट ईवाई ही वाज द सीएफओ फॉर इंडिया फॉर अबाउट लास्ट 7-8 years ओके ऑफ ईवाई। ही वाज आल्सो माय बॉस, स्किप लेवल बॉस एट ईवाई। ओके तो कपिल ने मेरा इंटरव्यू किया, और मेरे सीवी में कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ दिया हो, इंटरव्यू में सब पूछ डाला। आई वाज लाइक कि यार ये इतना थरो इंटरव्यू कैसे होता है? हाँ हर एक सवाल पूछ डाला। मुझे कुछ सवाल आज भी याद है ओके कि मतलब जैसे देखा था मैंने कि क्रिकेट इज माई पैशन, हाँ क्रिकेट में सवाल पूछ, खुद क्रिकेट नहीं खेलना आता उनको। ठीक है, मतलब खेलते हैं गली क्रिकेट पर, आता नहीं है मेरे हिसाब से, बट सवाल सारे पूछ दिए मुझसे क्रिकेट के भी। लाइक यार इतना थोड़ा इंटरव्यू। एनीवेज उस इंटरव्यू से पहले, अच्छा मैंने मिस कर दिया बीच में, उस इंटरव्यू से पहले मेरा रिटन एग्जाम हुआ था। अच्छा वहाँ पे जो वो लोग आई थिंक नॉर्मली करते थे वहाँ पे, वो एग्जाम मैंने दिया। अब उसमें अकाउंटिंग के क्वेश्चंस, टैक्स के क्वेश्चंस, मुझे तो कुछ नहीं आता था। मैंने एग्जाम कुछ करके लिखा, जो भी करना था करके मैंने एचआर को जब वो हैंड ओवर किया, तो मैंने एचआर को बोला कि आई थिंक मेरा नहीं होने वाला है, आई विल प्रॉब्ली लीव नाउ। तो उसने कहा व्हाई वुड यू से दैट? मैं कहा मेरा एग्जाम बहुत बेकार हुआ है, मुझे आते ही नहीं आते सारा सवाल। तो उसने कहा इट इज ओके, हैव पेशेंस, आई थिंक इट्स आफ्टरनून, गो हैव लंच। ओके तो देयर इज अ कैफेटेरिया डाउनस्टेयर्स, साइबर सिटी गुड़गांव के पास नीचे कैफेटेरिया है, वहाँ पे जाके लंच करके आ जाओ, एंड देन प्रॉब्ली यू हैव अ नेक्स्ट राउंड। ओके मैं लंच करने गया, पूरा सूट पहना हुआ है, ब्लेजर पहना हुआ है, टाई वाई लगा रखी है, मार्च का महीना है, बहुत गर्मी है दिल्ली में। लंच कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि ट्रेन भी कैंसिल कर दी, टिकट, और सही बात, बकवास सा पेपर था, पास भी नहीं होना मैंने इसमें, जॉब भी लगनी नहीं है। एंड अगेन यू नो एक मिडिल क्लास थॉट किया, अब मैं कैसे वो डेट चुकाऊंगा, कैसे वो लोन दूंगा, समझ गया। पता फिर नहीं, वही कंडीशनिंग आ जाती है, कि पता नहीं कैसे होगा, हाँ कैसे करूँगा पता नहीं है। ठीक है, एनीवेज लंच खत्म हुआ, मैं ऊपर गया वापस, उन्होंने बोला आपका इंटरव्यू, देन द इंटरव्यू विद कपिल हैपेंड, जो मैं आपको बता रहा था। ओके ठीक है, तो कपिल का इंटरव्यू खत्म हुआ। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हर बंदा पूछता है, उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? मैं एक ही क्वेश्चन था, मैंने कहा इफ़ यू विल जज मी बेस्ड ऑन द पेपर दैट आई हैव रिटन, यू विल नॉट हायर मी। ओके ठीक है, बिकॉज ऐसा कुछ मैंने बोला, मैं एग्जैक्टली याद नहीं, बट ऐसा मैंने कुछ बोला। तो कपिल ने कहा हैव फेथ इन योर इंटरव्यूअर्स। ओके मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा सिर्फ एक बात और बोलनी है, उसके बेस पे जज अगर आप करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट अगर मुझे मौका दोगे ना तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आई विल प्रूव माई सेल्फ इफ़ यू गिव मी अ चांस। मैंने खाली ये लाइन बोली, दैट्स अबाउट इट, मैं बाहर आ गया। फिर बोला कि मेरा नेक्स्ट राउंड होगा तब के सीएफओ के साथ, जो उस टाइम भी ईवाई का सीएफओ था। कपिल वाज देन सीनियर मैनेजर उस टाइम पे। बोला जो अभी का सीएफओ उससे एक नेक्स्ट राउंड होगा। तो आई वाज वेटिंग फॉर अबाउट 10-15 minutes, देन कपिल केम आउट, ही सेड कि नहीं, यू डोंट हैव एनी अदर राउंड, दिस इज इट, वी लेट यू नो। ओके ओके वी लेट यू नो मतलब मेरे को लगा अब तो कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो गई बात। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए, कुछ कॉल ही नहीं आया। मैंने फिर ट्रेन की टिकट बुक करी,
क्योंकि अब मैं जाता हूँ बॉम्बे। अच्छा, इस बार बॉम्बे की नहीं, वो टिकट। तभी बॉम्बे का ट्रेंड था। अच्छा। कि बॉम्बे का था कि पुणे बॉम्बे इज लाइक हाँ, एक समझ मार्केट, गया। सिमिलर मार्केट। ठीक है। तो आई वाज लाइक कि बॉम्बे जाऊंगा, कुछ फ्रेंड्स की जॉब लग गई है, साथ में रहूंगा, हाँ, कोई चॉइस ही फिगर नहीं आउट है, कर लूंगा। फिगर आउट करूंगा जो भी करना है। वहाँ जॉब लग गया था एक जगह, एक कंपनी ई क्लर्क्स करके, कॉल सेंटर, ओके। मतलब नॉट कॉल सेंटर रियली, तब कॉल सेंटर बोलते थे, बट इट वाज अ बीपीओ केपीओ काइंड ऑफ अ थिंग, आउटसोर्सिंग फर्म। ओके। वहाँ पे जॉब का बाद एचआर से ऑलमोस्ट हो रखा था, ऑफर लेटर नहीं था बट वेरी क्लोज टू गेटिंग एन ऑफर लेटर, वैसा लेवल था वहाँ पे। वहाँ जाऊँगा, एचआर से दोबारा मिलूंगा, बात करूंगा, एंड देन आई विल सी अगर जॉब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कुछ ढूंढेंगे, इक्विटीज या किसी में भी कुछ ढूंढेंगे वहाँ पे चल के। एंड वो था, तो मेरे पापा की दिल्ली में शॉप थी पहले, अच्छा। एंड ही यूज्ड टू सेल सूट्स, गारमेंट्स मेनली, बट इस पीरियड में ही वाज सेलिंग सूट्स, यू नो द वन दैट वुमेन वेयर, दोस काइंड ऑफ सूट्स। उनका होलसेल मार्केट दिल्ली में लाजपत नगर में है, तो आई वाज इन लाजपत नगर विद पापा, हेल्पिंग हिम बाइंग और सोर्स द प्रोडक्ट। वहाँ पे, वहाँ मुझे एचआर का फ़ोन आया कि सुमित, आर यू अवेलेबल फॉर अ डिस्कशन टुमारो? तो मेरे को लगा यार मजाक कर रहा है, मैं कहा व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस? योर ऑफर। पहली जॉब थी, मुझे पता नहीं कैसे बात करते हैं कॉर्पोरेट में, आई हैड नो आइडिया। ओके। मैंने कहा ओके, मैं व्हाट टाइम? आफ्टरनून 3 o'clock टुमारो। मैंने कहा वर्क्स फॉर मी। टिकट बुक है सुबह की, फिर कैंसिल करी। मैंने पापा को बोला ऐसे ऐसे फ़ोन आया, शायद जॉब लग गया है, वरना नहीं बुलाते। ओके। ठीक है, ओके। तो मैं नेक्स्ट डे गया ऑफिस, वो अच्छे से याद है, ई वैग ऑफिस, अब वो वाला ऑफिस नहीं है उनका। ऑफिस में एंटर करते लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मीटिंग रूम है, हम वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ पे कपिल वॉज सिटिंग, द एचआर वॉज सिटिंग, एंड माई इमीडिएट मैनेजर उस टाइम पे जो थी, स्वाति मेहंदी रहता, फर्स्ट बॉस एवर, शी वॉज सिटिंग देयर। उन्होंने मुझे ऑफर दिया और ये बताया मेरे को एचआर ने कि कपिल सेड कि इसको मुझे हायर करना है, क्योंकि ना कॉन्फिडेंस, द वे ही सेड ना कि गिव मी अ चांस एंड आई प्रूव माई सेल्फ, कह रहा मेरे को लगा इसको मौका देना चाहिए। ठीक है, और एक बात मुझे कपिल ने बोला कि अब आई एम गिविंग यू अ चांस, प्रूव योर सेल्फ, उसने मुझे बोला, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। लाइक अमेजिंग। मतलब आई गेस ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है जानना कि योर कॉन्फिडेंस ऑफ लाइक योर एबल, उस वक्त आपका वो डिसीजन कि मैं, क्योंकि आप समहाउ आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि जॉब नहीं लगेगी, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, एंड देन स्टिल यू डिसाइडेड कि मैं ये बात बोल दूं। मतलब वो कॉन्फिडेंस जो आपने गेन कर दिया, लाइक अमेजिंग। मुझे लगता है बहुत लोगों को ये चीज़, पर वो कैसा था? वो प्लान नहीं था, वो बस निकल गया। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा था कि मैं ये बोलूंगा तो जॉब मिल जाएगी, हाँ, बस वो फ्लो में निकल गया। तो अगर कोई, आप आज एक फर्म चला रहे हो, आपके जैसा कोई आता है ऐसा, एंड उसको आपके काम के बारे में कुछ नहीं मालूम, जैसे आपको उस टाइम पे मालूम नहीं था, बट उसके पास ये कॉन्फिडेंस है जैसा आप बोल रहे हो कि मैं आपको करके दिखा दूंगा सर, मेरे को जॉब दे दो, सो हाउ विल यू लुक? हायर कर लोगे आप ऑन द स्पॉट, सिर्फ बोलने पे उसके? हाँ, और कोई जजमेंट मैट्रिक्स तो होगा करूंगा ना, हाँ ऑब्वियसली। लाइक आपको क्या लगता है कि, मतलब मेरा क्वेश्चन यहीं पे आ रहा था कि जब कोई एम्प्लॉय आता है, अब आप खुद की फर्म चला रहे हो, आप हायर करते हो, तो आप व्हाट डू यू सी इन पीपल, लाइक जो यंग लोग हैं वो जानना चाहेंगे ना कि उनकी पर्सपेक्टिव से, लाइक कि जो मेरा हायर कर रहा है मुझे, वो क्या सोच रहा है, तो आप मुझे वैसा बताओ। सो मैं, हमारी फर्म में मेरा और कपिल, हम दोनों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ना, आप क्या पढ़ाई करके आए हो दैट डज नॉट मैटर। ओके, ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स वर्क, ओके, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। आप कहाँ से आ रहे हो और आप क्या करना चाहते हो, वही मैटर करता है। आप क्या करके आए हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो मैं, हमारी फर्म में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो को फैंसी बैकग्राउंड से नहीं आते, ठीक है, जो बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके नहीं आते हैं, लेकिन जब वो आए थे हमारे पास, जब भी वो इंटरव्यू में जिस भी तरीके से रीच आउट टू अस, दे हैड लॉट ऑफ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, एक फायर थी कुछ करने की, और हमने उसको उसके लिए हायर कर लिया। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी बड़ी रिसेंट लास्ट ईयर की स्टोरी है। एक सीवी आया हमारे पास कहीं से, कपिल के पास आया कहीं से, एक बच्चे का, जिसने बोला कि मुझे पीवी एडवाइजरी में जॉब करनी है। तो उसका इंटरव्यू कराया,
मैंने अपने टीम मेंबर से, मुझे फीडबैक मिला कि सुमित ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज सैलरी बहुत ज़्यादा है इसकी, प्लस फाइनेंस में कभी काम ही नहीं करा है, तो ये हमारे लिए फ्रेशर है और आई डोंट थिंक सो ये होगा, तो रिजेक्ट कर दिया और हम भूल गए उसको। ओके, ठीक है, उसने आई थिंक जहाँ से भी वो CV आया था कपिल के बाद, उन्होंने फॉलोअप किया ओके, उसके लिए। तो कपिल ने मुझसे पूछा यार वो उसका इंटरव्यू किया था, क्या स्टेटस रहा, क्या रहा उसका? मैंने करा था बट ऐसे ऐसे है, हम हायर नहीं कर पाएंगे बिकॉज कहीं ना बजट है ना कुछ है इसका। तो कपिल ने बोला कि नहीं यार मेरी ना बात हुई है इसके बारे में, ही इज़ विलिंग टू चेंज हिज डिसिप्लिन। वो मार्केटिंग में था, लॉजिस्टिक्स में था, चेंज करके फाइनेंस में करने को तैयार है, कम पैसों में आने को तैयार है, एज अ फ्रेशर आने को तैयार है। ऐसे ओके, मैं कहा ठीक है मैं बात करता हूँ उससे खुद। मैंने खुद कॉल किया, मैंने ऑफिस बुलाया उसको, बैठा, मैंने फिर समझा, मुझे चला पता उसको 3 या 4 साल उसने ऑलरेडी काम कर लिया था, एंड ही हैड वर्क विद फ्लिपकार्ट एंड such kind of organizations, e-commerce में, and he had done little bit of marketing, he had done little bit of purchases, he had handled logistics. So basically मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो ऑर्डर जब स्टार्ट होता है जिस और जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ से डिलीवरी तक का जो लाइफ साइकिल है वो उसको मैनेज करता था। ओके, एंड ही वाज लाइक यार ये मैं जो कर रहा हूँ ना शायद वो ग्रोथ नहीं मिलेगा इससे, उसको ऐसा लगा। ओके, ठीक है, ये भी बड़ी बात है, एक 25-26 साल की उम्र में आपको ये समझ में आना कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे ग्रोथ ही नहीं मिलने वाली है। सही बात है। ठीक है, तो उसको ये आइडेंटिफाई किया और वो आया हमारे पास। अब मुझे नहीं पता उसको क्या थॉट आया, वो क्यों आया, मुझे आज तक नहीं पता क्यों हमारे पास क्यों आया। ही कुड हैव गॉन एनीवेयर, एनीवेज ही केम। उसने मुझे इंटरव्यू में बोला कि सुमित आप मुझे ना एक मौका दो, मुझे काम सिखाओ, मुझे फाइनेंस करना है और मैं इसके बाद डिसिप्लिन चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फाइनेंस में मज़ा आता है। ठीक है, मैंने फाइनेंस ज़्यादा नहीं पढ़ी है, मैंने मार्केटिंग मेजर किया है, माइनर फाइनेंस है, बट मेरे को मज़ा आता है। अगर आप मुझे काम सिखाओगे मैं कम पैसों में करने को तैयार हूँ। 50% ऑफ हिज सैलरी ही जॉइंड अस। उससे खाली इतने कहने में जब उसने मुझे बोला कि आप मुझे एक मौका दो, मैंने और कपिल ने डिस्कस किया, बात की, हमने कहा ठीक है दिया मौका, लेट्स सी। तो मुझे वो रिवाइंड आया अपने टाइम का भी कि किसी ने वो कॉन्फिडेंस दिखाया एंड इट्स बीन ईयर एंड हाफ एंड ही इज डूइंग रियली रियली वेल विद अस। लाइक डिसाइडिंग कि मैं अपनी करंट सैलरी से 50% पे ज्वाइन कर लूँगा और बस मुझे मेरी वो चेंज कर डायरेक्शन चेंज करनी है, लाइक तो ये उसकी कमिटमेंट थी। हाँ, आपने बोला ना कि किसी ने खाली बोल दिया और आपने नहीं, बट यू आर आल्सो सेइंग दैट कि उसके बिहाइंड का लाइक यू टेबल पे क्या ला रहा है बेसिकली। तो जो उनका कमिटमेंट थी वो ये थी कि वो 50% कम पे आने के लिए। तो मैंने उससे बात भी यही करी कि काम तो तुझे नहीं आता, वो तो हमें सिखाना है। ठीक है, सैलरी फ्रेशर्स की मिलेगी, वो भी क्लियर है। ठीक है, अब तू क्या लेके आएगा टेबल में मेरे लिए, व्हाट कैन यू ब्रिंग? ओनली थिंग दैट यू हैव राइट नाउ इज कमिटमेंट। तो मेरे को 3 साल का कमिटमेंट चाहिए बॉस, क्योंकि 1 से 1.5 साल में तो कुछ नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन उसके बाद आएगा। एंड 3 साल में ये मेरी गारंटी है कि अगर तूने काम अच्छे से करा यू विल सरपास योर करंट सैलरी विद अ गुड मार्जिन, एंड देन उसके बाद तो अच्छा ग्रोथ है ही है फॉर श्योर, बट इतना पेशेंस है। उसने बोला हाँ सर मैं करूँगा। और जब उसने ज्वाइन किया तो मैंने हर एक बंदे को टीम में बोला इसको रगड़ देना, इसको इतना काम कराना कि इसको ना नहीं याद आ जाए, बिकॉज आई वांट टू टेस्ट दैट पर्सन। और उसने किया, ऐसा नहीं है, उसने खूब काम कराया। अमेजिंग। मैं लाइक हम ऑलरेडी थोड़ा आगे इस सारी चीज़ों में बात कर ली, पर मैं थोड़ी सी पीछे जाकर ना आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जैसे शुरू हुई, बिकॉज ये तो हमने जान लिया कि आपका बैकग्राउंड था बिजनेस का, और पर बहुत लंबा टाइम आपने जॉब किया, राइट? फॉर EY 3 years 6 months, then you became a business head of a company Atyasa. You joined like year and a half there. Then you went on to EY again, right? As an independent consultant. And बीच में EYGD global delivery service, वो EY का पार्ट का. And then you there's a very long journey there, like 7 years something. आप एज अ इंडिपेंडेंट वो भी रहे, तो बहुत सारे अलग अलग रोल्स आपने। ओवरऑल मेरा एसोसिएशन मोर देन 15 इयर्स का है, 15 इयर्स का मोर देन 15 इयर्स ओवरऑल इन वेरियस कैपेसिटीज। हाँ, बट मैं वो जानना चाहूँगा कि इतनी बार जॉब करने के बाद, जो कि नॉर्मली हो जाता है, लाइक इट्स इजी कि तुम्हारा एक कंफर्ट बन जाता है जॉब में, राइट? आपको हर मंथली एक फिक्स इनकम आ रही है, राइट? एंड देयर अ सेट कि भाई मैं कुछ भी हो जाए मेरे मंथ में, मेरे एंड में वो आ रही है, एंड इट्स अ कंडीशनिंग जो मुझे बिलीव होती है यार। मैं आज ही मानता हूँ, हाँ, 1 तारीख को मैसेज आता है ना, हाँ, उसका आनंद अलग ही आनंद है यार। देखो मैं आज भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लाइक कंफर्ट है, कुछ वो कंफर्ट है ना कि आपका चाहे वो मंथ खराब गया हो बट पैसे फिक्स आ रहे, करेक्ट, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी दुनिया में एंटर करना जहाँ इतनी अनसर्टेनिटी है, राइट?
ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि आपका बिजनेस का बैकग्राउंड रहा होगा, पर इतने साल के बाद तो बहुत सारी चीजें वॉश आउट हो जाती हैं। एंड मैं जानना चाहूँगा कब आपने वापस डिसाइड किया कि आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू बी स्टार्ट माय ओन फर्म, ओन बिजनेस, और वो मूवमेंट क्या था विदिन दैट क्लिक्ड इन योर हेड कि लाइक ठीक है, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि इतने साल बाद भी आई कैन गेट इनटू दिस जर्नी ऑफ अनसर्टेनिटी। बिकॉज अभी आप इतने सारे टाइम से कंसल्ट कर रहे हो, यू नो बिजनेसेस वर्क्स, तो आपको पता है वो जिनको भी मैं कंसल्ट कर रहा हूँ उनके लाइफ में कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब ऐसा तो था ना कि इतने दूर थे बिजनेस से कि वाकिफ नहीं हो कि दुनिया बिजनेस कितना अनसर्टेन लाइफ है। तो देन आई वांट टू नो कि आपकी वो क्या रहा कि भाई मैं कर लूंगा। यार बड़ा मुश्किल है इसका आंसर देना कि क्या रहा। मैंने ना इससे पहले भी बड़े सारे बिजनेसेस ट्राई करे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बिजनेस का। कंसल्टिंग वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट उससे पहले मैंने काम काफ़ी सारे बिजनेसेस किए हैं। नॉट काफ़ी सारे, बट मैंने कोशिश की उससे पहले भी करने की। तो ऐसा नहीं था कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं कर लूँगा। अच्छा। मुझे ये था कि अगर नहीं चला तो जॉब तो कर ही लूँगा। ओह ठीक है, कहना आसान है, बट उस टाइम मेरे को ये थॉट था कि नहीं है तो देख लूँगा, देख लेंगे क्या होगा करने के लिए। बट क्योंकि करना था, और मेरा एक लाइफ का ना बड़ा सिंपल सा फंडा है, ट्राई एंड फेल। कोशिश तो करो एक बार यार। आपने ट्राई नहीं करा और आपने कोशिश ही नहीं करी तो आप तो फेल वैसे ही हो गए हो, पहले फेल हो ना। तो ट्राई तो करना बनता है। तो मेरा करना तो है यार बिजनेस ये वाला। तो इसका कैसे है बिजनेस का, जब मैं EY में था, जब उससे पहले की स्टोरी में भी नहीं जा रहा हूँ, पर जब मैं EY में था तो उस टाइम पे इंडिया में कैब सर्विस बड़ी पॉपुलर हुई थी, मेरू। आज भी चलती है वो कैब, पर उस टाइम पे मेरू एकदम, मेरू और मेगा कैब दो ही होती थी उस जमाने में। तो मेरू ने आई थिंक 5 साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया था। उस जमाने में नहीं होता था। ठीक है, अगर मेरे को सही से नंबर याद है तो। बट एनीवे जो भी उसने नंबर मेरू ने किया था उस टाइम में, 5 साल में कुछ नंबर किया था उसने। तो ऑफिस में रात को 9 बजे का टाइम था, मैं और कपिल बैठे काम कर रहे थे, तो किसी ने बोला ऐसे मेरू का ये, तो मैं और कपिल खड़े हो गए और हमने मेरू के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कि मेरू का क्या खर्चे होंगे, उसके ऑफिस में कितने लोग होंगे, कैसा कॉल सेंटर होगा, कितने ड्राइवर होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी, क्या उसका इकोनॉमिक्स है। उस ज़माने में आई थिंक वो 800 रुपये कुछ ड्राइवर को देता था, कुछ तो था ऐसा, अभी याद नहीं है। तो हम दोनों ने खड़े खड़े 5 मिनट में वो बिजनेस का पूरा एनालिसिस कर दिया। तो जितने लोग हमारे आसपास बैठे थे सब बोलते हैं यार तुम लोग किस स्पेस में कैसे बात कर रहे हो। क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट हम दोनों को समझ में आ रहा था। क्योंकि वो ट्यूनिंग हमारी ऐसी थी काम को लेके या किसी चीज़ को लेके, कि वो एक अंडरस्टैंडिंग थी ऐसी उस जमाने में। तो हमने तभी बात की थी कि यार कभी ना बिजनेस साथ में करेंगे, इतनी ही बात की थी, उसके बियॉन्ड कोई बात नहीं की थी हमने। उस टाइम पे मैंने EY छोड़ दिया, EY इंडिया छोड़ दिया उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पुणे में एक छोटी सी फर्म में काम करने के लिए। रोल बड़ा था, फर्म छोटी थी। मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं बड़ा रेस्टलेस हूँ, मैं टिक नहीं सकता इन जगह। तो मेरे को लगा करते हैं, तो मैंने वो छोड़ा और मैं पुणे चले गया वो करने के लिए। जब मैं वहाँ पे गया तब एक दिन कपिल का फ़ोन आया कि हमने कभी बात की थी बिजनेस की, तो आर यू स्टिल इंटरेस्टेड करने के लिए। तो मैंने कहा वेरी मच, बट आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ। करना है, बट फाइनेंशियली मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं छोड़ के कर सकूँ, मुझे पैसा चाहिए अभी। घर की कंडीशन ऐसी थी उस टाइम पे कि भी मैं स्टेबल नहीं था, सेटल नहीं था, पैसे चाहिए थे। तो कपिल ने कहा नहीं करते हैं, हम बात करते हैं, वी विल डू इट टुगेदर। फिर 2012-13 की बात है, EY छोड़ चुका था मैं उस टाइम पे, पुणे में था। तो मैंने पुणे वाली वो जॉब छोड़ी, कुछ टाइम 1 साल के बाद वापस आया अपना बिजनेस करने के लिए। देन यू केम बैक टू दिल्ली। केम ऑन दिल्ली कि अपना बिजनेस करेंगे। दैट्स वेयर द नेम PV ऑल्सो केम, बिकॉज मेरा और कपिल के साथ में काम करने का प्लान था। ये नाम हमने इकट्ठे सोचा था कि हम ये नाम रखेंगे, सब कुछ करेंगे। बट उस दौरान कपिल को EY का CFO बनने का ऑफर मिल गया करने के लिए। तो बड़ा टू एंड फ्रो हुआ, डिस्कशन हुआ, ये हुआ। फाइनली वी डिसाइडेड कि कपिल विल बिकम CFO ऑफ EY एंड आई विल जॉइन EY अगेन। ठीक है, एंड बिजनेस नहीं करेंगे अभी, एंड वी विल सी इट लेटर, करने के लिए करना। दिस इज अराउंड 2013। हाँ ठीक है, तो मैंने EY ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज ज्वाइन कर लिया। कपिल ने EY इंडिया में एज ए CFO 2014 में बने वो CFO 1 से 1.5 साल के बाद, बट मोटा मोटा अग्री हो गया था कि वो CFO बन जाएंगे EY के। तो हमने अपने अपने रास्ते अलग अलग उस टाइम पे कर लिए, एंड नो अदर डिस्कशन ऑफ बिजनेस उसके बाद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बाद 2015 में मैं, तो ये मैंने बैंगलोर में ज्वाइन किया था EY। ठीक है, तो आप फिर दिल्ली से बैंगलोर चले गए। ठीक है, तो 2 years आई वाज इन बैंगलोर। वहाँ पे रह के मैं वापस आया। जब मैं वापस आया तो मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ।
बैंगलोर से, ईवाई में था, कोई डिस्कशन नहीं है साथ में बिजनेस करने का, बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई इस बारे में, ठीक है। 2016 एक साल वापस आने के बाद एक दिन मैं और कपिल सुबह सुबह, हम यूजुअली वीकेंड पे वॉक करने जाया करते थे गुड़गांव में ही, हम वॉक कर रहे थे, तो मैं कपिल से बात कर रहा था कि यार अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट, इन द सेंस कि जॉब कर रहा हूँ, तो आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड, तो मेरी रेटिंग ईवाई में हमेशा 5 से 5 रहा है ऑलवेज, कभी उससे कम नहीं रहा। ईयर 1 में 3 का रेटिंग था पहले साल में, आई थिंक वो सबको कम ही मिलता है रेटिंग पहले साल में, तो मुझे भी कम मिला। उसके बाद एवरी ईयर 5 का रेटिंग था मेरा ईवाई के अंदर, तो करियर अच्छा था, ग्रोथ बढ़िया थी। ईवाई GDS जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में काम करता था, ठीक है, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी थी मेरे पास, ठीक है। लेकिन मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या करूँ, यही कंटिन्यू करूँ या कुछ और करूँ। तो ऐसी एक कॉन्वर्सेशन कपिल से मैं कर रहा था, कोई अर्जेंट नीड नहीं है, कोई डायर नीड नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। तो कपिल ने बोला कि कंसल्टिंग के बारे में तूने सोचना छोड़ दिया, अपना बिजनेस जो करना था। मैं कहा यार हाँ, सोचा नहीं बहुत दिन से उसके बारे में। तो कपिल ने कहा सोच उसके बारे में, कुछ करना ही है तो कुछ वो सोच ले। वो अभी करंटली CFO है, लेकिन हाँ वो CFO है, हाँ। और साथ में करने की बात नहीं हो रही है। अच्छा, से वो तो जॉब कर रहे हैं, हाँ तो लोग है। बोल रहे हैं कि तेरा मन तो तू कर ले, ठीक है। तो मैंने कहा यार बट ये मैं फाइनेंशियली कैसे मैनेज करूंगा, जॉब छोड़ के सब कुछ करूंगा। तो कपिल ने कहा हो जाएगा, वो भी सब कुछ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, करेगा तो। मैंने कहा ओके, बात खत्म हो गई, और मैं घर आ गया, वो अपने घर चले गए। लेकिन क्योंकि वो सीड मेरे माइंड में प्लांट हो गया था, वो थॉट आ गया था कि अब बिजनेस दोबारा करने, जो डोमेंट हो गया था बड़े सालों से। क्योंकि क्या है ना, आप जब जॉब करो लाइक यू सेड, आप कंफर्ट में आ गए हो, तो जब मैं कंफर्टेबल हो गया, ग्रो भी कर रहा हूँ, और मेरा वर्क बड़ा चैलेंजिंग था, तो मुझे वो भी किक मिल रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो कभी बिजनेस का थॉट ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि थॉट नहीं आया, कंसल्टिंग का थॉट नहीं आया। मैंने बड़े सारे आइडियाज बनाए बिजनेस के, कोशिश भी करी इन्वेस्टमेंट की, बात मिली नहीं इन्वेस्टमेंट। तो एनीवेज ये वाला थॉट खत्म हो चुका था, उस टाइम पे नहीं था। बट क्योंकि वो थॉट दोबारा प्लांट हो गया माइंड में, तो वो चलता रहा। मैं घर आया, मेरी वाइफ से बात करी, वाइफ ने बोला कि यार तू देख ले। और मेरी डॉटर जस्ट अभी 2 महीने पहले बॉर्न हुई थी, वाइफ ब्रेक पे थी, ओके, ठीक है, और कुछ नहीं पता कि वाइफ वापस जॉब ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी। फाइनेंशियली आई वाज लाइक कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। तो ये कॉल लेना था मुझे उस टाइम पे, समहाउ आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड, समथिंग इनसाइड मी टोल्ड मी कि अब ये कर ले, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, वैसा वाला फंडा माइंड में आ गया था, कर लेते हैं इसको, ओके, ठीक है। पापा से बात करी, सरप्राइजिंग उन्होंने मना ही नहीं किया, वेरी वेरी सरप्राइजिंग, उन्होंने बोला हाँ कर ले बेटा। तो बड़ा सपोर्ट हो गया। वाइफ ने भी मोरलेस मना नहीं करा, बोला कि एक बार प्रोज एंड कॉन्स वे कर ले। और उसने इसलिए मना नहीं करा बिकॉज वो कॉलेज से मेरे को जानती है, एंड शी न्यू कि यार ये करेगा तो सही, नहीं करेगा तो ये और परेशान रहेगा। तो ना आज तक भी ऐसा ही है मेरा, कि एग्जाम्पल है कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, एक्सपेंसिव है वो, ठीक है, बट मैं ले सकता हूँ, एक्सपेंसिव है। मैंने वाइफ को बोला ले लूँ क्या, तो यही बोली कि तू ले ले, बिना ले तो ऐसे नहीं मानेगा, और नहीं लेगा तो जब तक नहीं खरीदेगा तब तक परेशान रहेगा, मुझे भी परेशान करेगा। तो मैं ऐसा रेस्टलेस हूँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो। एनीवेज उन्होंने बोला कि तू बिजनेस कर ले, तो वहाँ से भी ग्रीन सिग्नल, पापा से भी ग्रीन सिग्नल, ठीक है, कुछ नंबर्स देखे कि कितना टाइम मेरा रनवे चलेगा, देखते हैं, कुछ करके मैंने, ये नवंबर की बात है, ओके, दिसंबर 25 को क्रिसमस के दिन, दिस इज 2016 दिसंबर ना, हाँ, और इन नवंबर मेरी, सो माय डॉटर वाज बोर्न इन अगस्त, ओके, 2016, ओके, नवंबर में रिजाइन कर दिया मैंने, नवंबर में फैसला किया, एज इन डिस्कशन हुआ ये वाला, और दिसंबर तक मैंने फाइनल कर दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ओके, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, न्यू ईयर क्रिसमस की, सब लोग छुट्टी में हैं, क्योंकि मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी, वाइफ वाज ऑन मैटरनिटी लीव, तो वी कुड नॉट हैव गॉन एनीवेयर, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो आई डिसाइडेड टू बी एट होम, ओके, ठीक है। तो मैं ऑफिस जा रहा था उस टाइम पे, यूजुअली ईवाई GDS में दिसंबर में लोग छुट्टियों पे होते हैं काफ़ी सारे, बट मैं ऑफिस जा रहा था उस टाइम, तो मेरा बॉस छुट्टी पे था, मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया उसकी छुट्टियों में, तो उसको लगा कुछ काम होगा, तो मैंने बताया कि मैंने ऐसे डिसाइड किया है, मुझे ना रिज़ाइन करना है और अपना बिजनेस करना है। कह रहे यार भाई मेरी छुट्टियाँ मत खराब कर, वापस आके बात कर लेते हैं। मैं कहा नहीं करते वापस आके, बट मेरे को था कि बोल दूं, अगर अभी नहीं बोला ना तो और सोचूंगा, तो और डिले हो जाएगा, बोल दिया। तो ऐसे मैंने ईवाई से रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करने के बाद मेरा नोटिस पीरियड 10 महीने का था, वैसे 2 महीने का था ऑन पेपर्स,
बट क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था EY के साथ, तो मुझे कोई और जॉब ज्वाइन नहीं करनी थी, म्यूचुअली हमने एग्री करा कि ओके ठीक है, वी लीव एट अ म्यूचुअली बेनिफिशियल टाइम। तो वो करते 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 10 महीने हो गए, प्लान नहीं था बट वो 10 महीने प्रोजेक्ट की वजह से वो, हाँ प्रोजेक्ट किस वजह से वो 10 महीने अप्रॉक्सीमेटली मेरा नोटिस पीरियड हो गया। तो मैंने रिज़ाइन करके नेक्स्ट ईयर कभी छोड़ा 2017 में। और सरप्राइजिंगली मेरे को EY में भी किसी ने रोका नहीं। हाँ मतलब शॉकिंग, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रोकना नहीं चाहता था, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ क्योंकि ये पॉडकास्ट शायद वो भी सुनेंगे हाँ तो बोलेंगे अच्छा ऐसा तूने कैसे बोल दिया। हाँ क्योंकि वो मेरे आज ही मैं बड़े क्लोज उन सबके, वो मेरे मेरे जो बॉसेस थे सब, हाँ, नहीं बट एंड मेरे मेंटर्स हैं आज भी, कि उनसे दे बात करता सपोर्टेड हूँ। यू इन हाँ, दैट डायरेक्शन तो- जाने में। तो हाँ जब मैंने रिजाइन किया हाँ तो मुझसे उन्होंने डिस्कस किया तो क्या करना चाहता है। हाँ तो मैंने बताया मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ तो मेरे को मेरे बॉस ने बड़ा सिंपल सी बात बोली, बैंगलोर में नीचे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे चाय पॉइंट में, हाँ और हम बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे को सिंपल सी बात बोली कि तूने ये एनालाइज कर लिया ना कि वसुधा मेरी वाइफ शायद जॉब वापस ना करे, या अगर करे भी तो करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाएगी, बिकॉज अभी वो फेज ऐसा है कि स्लो डाउन वाला फेज है उसका, बिकॉज डॉटर वॉज बॉर्न, ठीक है, एंड एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे बिकॉज डॉटर वॉज बॉर्न एंड अदर थिंग्स वर गोइंग ऑन एट होम। तो तूने ये कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने कहा हाँ यार कैलकुलेट कर तो लिया, बट मुझे पता नहीं है कि रनवे क्या रहेगा, बट मुझे करने का मन है। मैंने कहा ओके ठीक है, तो तूने ये सोच लिया है। तो उन्होंने फिर 2 मिनट के लिए ही वॉज क्वाइट एंड ही सेड कि यार तू ठीक ही बोल रहा है, तू EY में कंटिन्यू करेगा, ग्रोथ है, ठीक है, तू डायरेक्टर बन जाएगा, ED बन जाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सब ग्रोथ होगा, लेकिन अपने बिजनेस वाली बात तो कभी नहीं होगी, रहेगी तो नौकरी अल्टीमेटली, कर ले यार, नहीं होगा तो EY में नौकरी तो मिल ही जाएगी दोबारा, तू कर ले। एंड दैट वाज अ बिग बूस्ट, ओके दैट वाज अ बिग बूस्ट, ट्रू। ठीक है। तो ऐसे ही 2-3 लोग और थे लीडरशिप में जिनसे मुझे बात करनी थी एक ही करके, तो हर्डल से सबको कन्विंस करना। बट जब मैंने बताया मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक है, मुझे पता ही अब तो, तब लगा था आई थिंक, बट टुडे आई नो, उन सबको अपने टाइम पे ना बिजनेस करना था, बट वो नहीं कर पाए। तो उनको लगा कि यार चल अब ये कर रहा है ना, इसे करने देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन मिल गया था कि मुझे जॉब मिल जाएगी वापस, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा था कि चलो 1-2 साल नहीं चला तो वापस चला जाऊँगा, रिस्क 2 साल का है। तो अमेजिंग, लाइक कि आई थिंक जब होना होता है ना, हाँ, तो चीज़ें हो जाती हैं सही में। सो देन वी फाइनली केम एट PV एडवाइजरी, दैट एक तो आप वो नाम के बारे में बता रहे थे कि जो PV का नाम था, इट्स लाइक पंचवक्त्र, 5 फेसेस ऑफ पंचमुखी हनुमान जी के ऊपर नाम है, हनुमान जी के ऊपर उनके नाम नाम पे है। नाम तो है। ये कैसे आया था आपके? ये कैसे आया था? हाँ, कपिल हनुमान जी के भक्त हैं, ओके, और मैं उनके चक्कर में भक्त हूँ, हाँ छोटा वाला। हाँ हाँ एंड तो यार हमने उस टाइम पे कॉल ली थी कि कहीं ना कहीं भगवान का नाम होना चाहिए, और हमको था कि हमें हनुमान भगवान का ही नाम, लॉर्ड हनुमान का नाम कहीं पे रखना है। तो बड़े सारे नाम इवैल्यूएट करे, ये वाला नाम ठीक लग गया। हाँ, कपिल सर जब हमने स्टार्ट किया PV एडवाइजरी, तब कपिल सर ने ज्वाइन नहीं किया था, तब वो CFO ही थे ना तब तो 2013 में जब हमने डिसाइड किया था बिजनेस करने का, तब तो साथ में ही किया था, हाँ, लेकिन फिर हो नहीं पाया उस टाइम। हाँ, बट जब आपने छोड़ा EY, जब छोड़ा तब कोई प्लान नहीं था कपिल के साथ में करने का, ठीक है, तो तब आपने मैंने अकेले करा, एंड वी अग्रीड की PV एडवाइजरी आई विल कंटिन्यू, ओके, आई विल टेक दिस नेम एंड आई विल कंटिन्यू। कपिल वाज ओके, ठीक है, मतलब ये PV एडवाइजरी नाम म्यूचुअली डिसाइडेड था, नाम पहले का था, बट ये था कि अब आपने कहा मैं सोलो लेके जाऊंगा इसको, उस टाइम पे जब व्हेन यू लेफ्ट EY एंड स्टार्टेड PV एडवाइजरी। करेक्ट। तो सी सोलो है, बट कपिल वाज ऑलवेज देयर बिकॉज सी वी आर सो क्लोज, वी बीन सो क्लोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, कि मैं जो भी बिजनेस में करता था ना, बिना कपिल के डिस्कशन के मैंने कुछ किया नहीं, and his guidance was always there. So although there was no plan of him joining PV at that time, although he was not a on paper's partner at that time, but he was always a partner otherwise. Because आपको एक मेंटोर चाहिए होता है हमेशा, कुछ भी अचीव करना हो ना लाइफ में, एक मेंटोर, तो कपिल was that mentor for me back then. तो लाइक कि जो आई गेस आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, आपने स्टार्टिंग में EY छोड़ा, किसी छोटी कंपनी में गए बड़े रोल के लिए, दैट वाज अ मेजर चेंज, एंड बट ये वाला जो चेंज था ये बहुत, दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज नॉट कि कुछ फिक्स मिलेगा, लाइक आपने फिगर आउट किया तो मिलेगा, नहीं फिगर आउट किया तो नहीं मिलेगा। तो वो चेंज था फर्स्ट टाइम, आपने उसको कैसे हैंडल किया? लाइक कि मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि मैं इस थॉट प्रोसेस में जानना चाह रहा हूँ कि चाहे किसी के लिए भी हो चेंज डिफिकल्ट होता है,
ठीक है, मेरे लिए भी मैं सोचूंगा कि एकदम से मैं कोई एक बिजनेस स्टार्ट करूं और कोई मेरे पीछे की मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूं और मैं घुसा हूं उसमें, और मेरे हिसाब से जब प्रोसेस होता है तब बहुत डोपामिन हाई होता है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा हिट मिल रहे होते हैं, आई एम डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन। बट धीरे धीरे वो चीज़ सेटल डाउन होती है और क्या कहते हैं, स्टार्ट होता है कि भाई रियलाइज करना कि दिस इज रियल नाउ। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि पीवी एडवाइस हिट्स यू हार्ड। हाँ, सो दैट हिटिंग हार्ड मोमेंट व्हेन हैपेंड। तो रिजाइन कर दिया, लाइक उसे डोपामिन आई था एकदम कि बिजनेस करेंगे हाँ। उस टाइम पे कर दिया, रिजाइन कर दिया, 10 महीने का नोटिस भी सर्व कर दिया। जब सब कुछ हो गया और अब ईवाई के ऑफिस नहीं जाना है, मतलब जॉब के लिए नहीं जाना नेक्स्ट डे, ठीक है। अब मैं पार्टनर हूँ पीवी एडवाइजरी का, ठीक है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे बिजनेस करना है, तो कोई काम नहीं है। वाइफ चलेगी अपने ऑफिस, डॉटर गई अपने स्कूल या प्ले स्कूल जहाँ भी जाती थी उस टाइम पे, वो वहाँ गई। घर पे मैं अकेला हूँ और 11 बजे का टाइम है और मैं नहा रहा हूँ। 11 बजे नहाना इज लग्जरी, मतलब 9 बजे तो ऑफिस में होता है ना नॉर्मल कोर्स में, तो मैं 11 बजे नहा रहा हूँ और दैट इज अ मोमेंट व्हेन इट हिट्स मी कि बॉस करना क्या है। क्योंकि इवन में इतना बिजी था अपने नोटिस पीरियड में भी, लोग कहते हैं नोटिस पीरियड में काम नहीं है, बट मैं बहुत बिजी था, क्योंकि इसलिए वो 10 महीने का भी हुआ था, बिकॉज देयर वाज वर्क टू बी डन, तो आई कुड नॉट थिंक अबाउट माई बिजनेस उस टाइम पे। तो उस दिन जब मैं नहा रहा था 11 साढ़े 11 बजे, आई वॉज स्टैंडिंग बिलो द शावर और थॉट है कि बॉस करना क्या है और पैसा कैसे आएगा। एनीवेज फटाफट से नहाया, बाहर निकला, तो मैंने कहा लिखते हैं कि क्या क्या काम करना है। तो लैपटॉप खोला कि एक डेक तो बनाऊं किसी को देने के लिए कि मैं क्या काम करूँगा। तो देखा लैपटॉप ही ईवाई का यार, लैपटॉप ही नहीं है क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और ईवाई में क्या हुआ कि जब मैंने छोड़ा तो मुझे ईवाई से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एज अ कंसल्टेंट। ओके, तो हफ्ते में 2 दिन में उनके लिए काम करता था ईवाई के लिए, तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे मिल गया। तो एक छोटा सा अमाउंट फिक्स हो गया कि आएगा, ठीक है, जैसे खर्चे पूरे नहीं निकलते बट एटलीस्ट कुछ तो टेकन केयर होता है, थोड़ा सॉफ्ट क्वेश्चन तो होएगा, एक क्वेश्चन कुछ टाइम के लिए मिल गया था ईवाई से, ठीक है। तो अब लैपटॉप नहीं है, क्या करें, चलो लैपटॉप लेके आते हैं। गाड़ी ली, क्रोमा गया लैपटॉप बाय करने के लिए, लैपटॉप बाय किया वहाँ पे। तो जब लैपटॉप का बिल आया तो उसमें दिखाया जीएसटी का अमाउंट है। मैंने कहा यार जीएसटी का तो क्रेडिट मिल जाएगा, अब तो बिजनेस कर रहा हूँ मैं, इनपुट मिलेगा। तो मैंने उसको बोला यार जीएसटी का इनपुट चाहिए बट जीएसटी नंबर नहीं है मेरे पास। तो और ये अक्टूबर का महीना कुछ था 2017 का स्टार्टिंग का। तो मैंने कहा कह रहा सर जीएसटी अप्लाई कर दो बट सेम मंथ में लेना, बिकॉज वो अब मैं टेक्निकल्स में जाना नहीं चाहता, बस सेम मंथ में इनवॉइस रिवर्स करके क्लेम ले सकता, दोबारा इनवॉइस रेज करके। मैं फटाफट से घर ही उसी लैपटॉप से जीएसटी अप्लाई किया, हफ्ते में रजिस्ट्रेशन आ गया, क्रोमा गया, उनको दिया सर्टिफिकेट जीएसटी का, दोबारा बिल बनाया, क्रेडिट ले लिया उसका। एनीवेज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ लैपटॉप लिया ऐसे, फिर अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई कि मैं क्या क्या काम करूँगा और मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू करा। ओके, उस टाइम पे तो हाँ वहाँ तब हिट हुआ हार्ड कि पैसा नहीं आएगा बॉस, जो हारा था। करेक्ट, बहुत अलग एंजाइटी होती है वो, अलग अलग एंशियसनेस है वो ना, एक ना ड्यूरेशन होता है जिस टाइम पे आप सडनली डिप लेते हो क्योंकि आपके कॉलीग्स ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हो, वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आप तो कम कमा रहे हो और पता ही नहीं कमाओगे नहीं कमाओगे। तो वो एक फेज़ होता है, बड़ा इमोशनल फेज़ होता है मेरे ख्याल से, वेरी एंशियस। आप उस दौरान लाखों करोड़ों बार हारते हो इंटरनली, बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये होगा कि नहीं होगा। बट मेरे को लगता है कि ना कुछ तो प्लान था ऊपर वाले का कि मैंने वो पीरियड काट दिया किसी तरीके, क्योंकि 2019 में यानी कि 2 साल के बाद आई हैड गिवन अप ऑन पीवी एडवाइजरी, आई हैड गिवन अप। सो आई वेंट टू माय बॉस ईवाई में, जिससे मुझे कहा था कि अगर नहीं वर्कआउट किया तो आज वो देख लेंगे, वापस आ जाएगा, देख लेंगे। उससे बात करा कॉल पे, मैंने कहा उनका मनोज है, मैंने कहा मनोज आई थिंक नहीं हो पाएगा और ना मैं छोड़ना चाहता हूँ। अच्छे से याद है वो बैंगलोर में थे तब, तो मनोज ने बोला कि नहीं क्यों। मैंने बोला यार क्लाइंट नहीं मिल रहे, या मिल रहे तो छोटे वैल्यूज़ के मिल रहे हैं, खर्चे निकल नहीं रहे और सब तो ग्रो कर रहे हैं, मैं ही ग्रो नहीं कर रहा हूँ। अब तक तो मैं कहीं और निकल गया होता करने के लिए कुछ। तो मनोज ने मुझे बोला कि
आई थिंक ऐसा नहीं है. इट्स टू अर्ली, टू सून टू गिव अप. तो अभी ट्राई कर और डबल फोकस कर बिजनेस पे, फोकस बढ़ा दे एंड देन सी क्या होता है. 1 साल और ट्राई कर ले, देख ले. ओके, मैंने सुन ली उनकी बात और घर आ गया. अगले दिन ईवा इंडिया के ऑफिस गया. तो बाय द वे इस दौरान मुझे ईवा इंडिया से भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था काम करने का. तो मैं ईवा ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज के एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था. हफ्ते में 2 दिन और कुछ दिन, नॉट कुछ दिन बट कुछ घंटे महीने में मैं ईवा इंडिया को भी दे रहा था. तो ईवा इंडिया और जीडीएस एक अलग कॉन्सेप्ट है. इंडिया एक डिवीजन है, जीडीएस एक डिवीजन है, जस्ट फॉर अ क्विक अंडरस्टैंडिंग. तो उनके लिए भी मैं कुछ काम कर रहा था. तो मुझे पैसे तो आ रहे थे, ऐसा नहीं है, खर्चे निकल रहे थे, छोटी मोटी सेविंग्स भी हो रही थी, बट जो ग्रोथ मेरी जॉब में होती वो नहीं हो रही थी उतनी उस टाइम पे. लाइक कि करियर ग्राफ के हिसाब से देखोगे एक स्टैग्नेंट सा हो गया और सब ग्रो कर रहे थे. तो आपको होता ही है कि आप नहीं कर रहे हो. प्लस मेरे को ना कुछ लग नहीं रहा था कुछ होने वाला है. ठीक है. 2 साल बाद आपको पीवी एडवाइजरी में लाइक कि आपको होप नहीं दिख रही थी. मेरे को होप नहीं दिख रही थी. मेरे को लगा नहीं हो पाएगा. ओके. मैं थक सा गया था कि यार नहीं हो पाएगा. तो मैं कपिल के पास गया और मैंने कपिल को बोला कि यार कपिल नहीं हो पाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि वापस जॉब कर लूँ. कपिल वॉज वेरी क्लियर कि इट्स टू सून फॉर यू टू लीव ईवाई और सॉरी लीव पीवी. इट्स टू सून फॉर यू टू थिंक. अभी तो 2 साल हुए हैं. और उन्होंने मुझे याद दिलाया जो मैं भूल चुका था. किसी गुजराती भाई ने मुझे 10 साल पहले बताया था कि अगर धंधा करना है तो 1000 दिन का पेशेंस तो होना ही चाहिए. ओके. 1000 दिन तक धंधा नहीं चलेगा. 1000 दिन के बाद आपको उम्मीद जगेगी कि शायद चल सकता है और उसके बाद चलेगा बिजनेस. तो आपको वो 1000 दिन चाहिए. ये बात मैं भूल गया था. और 1000 दिन तो नहीं हुए थे, 2 साल हुए थे, लगभग 700 दिन. तो 1 साल बाकी था. कपिल ने कहा 1 साल बाकी है और उस 1 साल में ही सब कुछ बदल गया. ओके. तो जो आपका 3rd ईयर में आप एंटर किए एंड देन व्हाट वाज द जो पॉइंट क्या था वो पिवट वाला? पॉइंट ऐसा था कि उस टाइम पे कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ गए ओके जो रिकरिंग क्लाइंट्स है जिसमें बड़ा बिजनेस मिलने लग गया. सडनली ग्राफ ऊपर हो गया. ठीक है. उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो गया. देन यू नेवर लुक्ड बैक? ना नेवर. जो लोग अभी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एंड काम कर रहे हैं और अगर वो सोचते हैं बिजनेस करने का, तो आपने तो सारे हर्डल्स अभी पार कर दिए बट बहुत सारे चैलेंजेस रहे भी हैं. तो आप क्या एडवाइस करोगे उनको? और मैं चाहूँगा कि आप मुझे एग्जांपल से बताओ कि आपने जो स्टार्टिंग में वो हर्डल्स फील किए थे और क्या एक सेन डिसीजन है एक एम्प्लॉयर जो अभी है अच्छे और उसका करियर ग्राफ जा रहा है बट थोड़ा बहुत जैसे आपकी तरह उसका मन नहीं लग रहा और वो सोच रहा है कि शायद क्या कुछ और भी है लाइफ में, तो और वो इस तरफ जा रहा है, एंड आप मुझे इसको बताना कि उसको मतलब क्या सोच रखनी चाहिए या क्या अपने डिसीजन के वक्त में वे इन करना चाहिए बेसिकली चीज़ों के लिए, इंक्लूडिंग आपका एक्सपीरियंस जब स्टार्टिंग में वो चीज़ें हुई थी जो आपने मुझे बताई थी ईमेल वाली. यार देखो, ये तो एक इंडिविजुअल का फैसला है. हर बंदे पे डिपेंड करता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है, बिजनेस करने का मन बहुत लोगों का करता है और जॉब की सेफ्टी है. कोई बुराई नहीं है जॉब के अंदर भी, एब्सोल्युटली कोई बुराई नहीं है. बड़े बड़े करियर्स जॉब से बनते हैं, बने हैं, बनते रहेंगे. ठीक है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, इनिशियली है, एंजाइटी है, इमोशनल स्ट्रेस है, तकलीफ़ें हैं, कोई डाउट नहीं है. लाइक मैंने आपको बताया कि 2 साल में मैंने गिव अप कर ही दिया था ऑलमोस्ट. तो ऐसे किसी का भी वो फेज़ आएगा ही आएगा. ठीक है, बट वो फेज़ पार करने का भी मतलब आपको टिके रहना पड़ेगा. बेसिकली क्रिकेट खेलते हो ना, देखते भी हो क्रिकेट आप, जब अलग अलग फेजेस होते हैं क्रिकेट के. एक टाइम होता है जब बैट्समैन हावी होता है बॉलर पे, खूब रन बना रहा है. फिर एक टाइम आता है जब बॉलर बड़ा हावी होता है. तो जब बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, आप क्या करते हो एज बैट्समैन? डिफेंस करते हो, बॉल छोड़ देते हो, नहीं समझ में आ रहा. ठीक है, लेकिन आप उस जल्दी में अगर बल्ला चला दोगे तो विकेट दे दोगे. तो आपको बस वो टिके रहना है एंड रास्ते बन जाते हैं. तो मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ का एक प्लान है जो उसके हिसाब से ही चलती है. ठीक है, लेकिन आपको टिके रहना है. आपने गिव अप कर दिया ना तो वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी मेरे ख्याल से. तो बिजनेस में दिक्कत है. आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि जो यंगस्टर्स अभी जॉब कर रहे हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, बिकॉज अभी तक ग्लैमराइज भी हो गया ना शार्क टैंक इंडिया, बहुत सारी चीज़ों ने बिजनेस को इतना ग्लैमराइज कर दिया कि सबके मन में वो एक ना रहता है क्या मतलब. एंड ऑफ कोर्स द एसोसिएशन ऑफ आई, जैसे मैं आपसे बता रहा था,
आइडिया ऑफ बिजनेस बेचा गया हमारे को, लाइक कि वो जो लग्जरी, इसमें मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है इस चीज को लेके जो मैं बताता हूँ। शार्क टैंक, स्टार्टअप कल्चर, कितने शार्क्स हैं, कितने स्टार्टअप्स उस लेवल पे गए हैं? ऑफ कोर्स हमें पता नहीं चलता जो नहीं चले। कितने यूनिकॉर्न्स हैं? हाँ, हमें तो बस वही दिखते हैं जो है। ग्लोरीफाइड है ये सब चीज़ें आज की डेट में, क्योंकि there is nothing wrong in becoming a unicorn, there is nothing wrong in becoming a shark। आप वो करना ही चाहिए, आप कर सकते हो तो। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इस थॉट से कर रहे हो कि बॉस मैं नेक्स्ट यूनिकॉर्न बनूंगा, या मुझे फंडिंग लेके आनी है, या मुझे ये करना है, या मुझे ग्लैमरस बनना है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्टार्ट। क्योंकि बिजनेस आज तो स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया में या किसी भी कंट्री में, लोग तो दुनिया तब से बिजनेस करते आ रही है। आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो भी तो बिजनेस ही है किसी का, राइट? करेक्ट। तो फंडामेंटल्स क्या है बिजनेस के? फंडामेंटल ये है कि मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और मुझे लगा कि इसे मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करके मैं पैसा कमाऊंगा, ये मेरा बिजनेस है। और हर एक चीज़ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है अगर आप देखोगे तो, ठीक है? उसके ऊपर बिजनेस बनता है, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है? मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े अवेलेबल नहीं है मेरे पास मार्केट में, मैंने एक शॉप खोल दी। मुझे लगा कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, इस नेबरहुड मार्केट में टी शर्ट्स की शॉप नहीं है, तो मैंने एक शॉप खोल दी, मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ। तो एक प्रॉब्लम थी, इसे मैंने सॉल्व किया। इसी को आप बड़ा कर लो, किसी भी लेवल पे ले जाओ, हर बंदा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। गूगल को लगा यार लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, मैं एक सर्च इंजन बनाता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करी उसने, ठीक है? तो बिजनेस का फंडामेंटल बड़ा सिंपल है कि एक गैप है, वहाँ एक प्रॉब्लम है, मुझे वो सॉल्व करनी है। अगर मैं वो सॉल्व कर पाया तो मैंने बिजनेस बना लिया। अब वो करने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? एंड दैट्स अबाउट इट। बिजनेस की बेसिक फंडामेंटल्स यही हैं। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ ये बोल के कि मेरे को सीधा इतना बड़ा बिजनेस करना है, तो चांसेस ऑफ यू फेलिंग आर मोर देन सक्सीडिंग, ठीक है? तो आप बिजनेस शुरू करो, सबसे पहले फोकस ये होना चाहिए बिजनेस के अंदर कि मुझे काम करके मजा आ रहा है, मुझे वो किक मिल रही है क्या? बाकी सारी चीजें बनेंगी बाय प्रोडक्ट, वो है स्कोर कार्ड, राइट? तो रन की चिंता मत करो, बैटिंग करो, रन अपने आप बनेंगी। स्कोर बोर्ड देखता रहूंगा तो दिक्कत है, ठीक है? तो ये मेरी बड़ी स्ट्रांग एडवाइस है कि यंगस्टर्स जो देखते हैं ना ग्लैमरस बिजनेस की, यार ये यहाँ पहुंच गया है, उसका ये वीडियो आ रहा है, वो शार्क टैंक में आ रहा है, इससे इतने पैसे कमा लिए हैं, आप भी कमा लोगे, लेकिन आप सब नहीं कमाओगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। नॉट एवरीबडी विल गेट देयर। सो ना यार मेरे को बिजनेस करना है ना पहले तो मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं बिजनेस करूँ, ठीक है? तो मेरे को क्या फंडामेंटल चीज सोचनी चाहिए कि आज मेरी तनख्वाह कितनी है। लेट्स से मैं महीने के 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो बिजनेस में मुझे पहले तो वो बीट करना है। जो मैंने वो बीट कर लिया, फिर मैं देखता हूँ अच्छा मेरी पर एनम ग्रोथ कितनी होती जॉब में। लेट्स से 10% की ग्रोथ होती, 20 भी होगी, 30 भी होगी जॉब चेंज करने में, बट एवरेज 10 से 15% की ग्रोथ मान लो, तो क्या मैं बिजनेस में 20% की ग्रोथ ले रहा हूँ क्या? अगर ले रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर हूँ ना। सही बात। तो सक्सेस तो मुझे मिल ही गई है, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि यार नहीं मैं तो करोड़ों रुपए कमाऊंगा, आप बिल्कुल कमाओ, बट मेरा पहला पैरामीटर ये होना चाहिए कि मेरा बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बंद तो नहीं होने वाला है, कैश बर्न तो मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। बट अगर मैं स्टार्ट इस प्रीमाइस से करूँ कि मुझे बड़ा करना है, मुझे यूनिकॉर्न बनना है, देन द प्रॉब्लम इज इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। लाइक सो मेनी बड़े बड़े स्टार्टअप जो आज हमारे उसमें है, हम सुनते थे ऑल आर लॉस मेकिंग, किसी का 1000 करोड़ का लॉस है, किसी का 700 करोड़ का लॉस है, राइट? एंड स्टिल वी ग्लोरीफाई दो स्टार्टअप्स। तो फंडामेंटली वो लोग क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटल्स तो कहते हैं प्रॉफिट आना चाहिए, बिजनेस का मतलब वो है। पर यहाँ किसी का 1000 करोड़ का लॉस हो रहा है, किसी का 700 करोड़ का लॉस हो रहा है, लेकिन तब भी सबके सब दोस फाउंडर्स, दोस बिजनेसेस आर बीइंग ग्लोरीफाइड। और देखो उनकी वैल्यूएशन कहाँ जा रही है, हाँ, और उनको फंडिंग कितनी बिलियन डॉलर वो बन रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो काम है ना फंडिंग गेम है, हाँ, ठीक है? कि मैं अपना रेवेन्यू और मार्केट कितनी स्पीड से बढ़ाऊं कि मेरा वैल्यूएशन और बढ़े, और जितने मैंने इन्वेस्टमेंट पहले ली थी उसको मैं रिटर्न दे दूंगा, कोई नया इन्वेस्टर आ जाए ज़्यादा पैसे लेके। प्रॉफिट फोकस ही नहीं है। बट अगर आप देखोगे पेटीएम, अब पेटीएम प्रॉफिट फोकस कर रहा है पिछले कुछ सालों से। अब उसका टारगेट है कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। तो आगे तभी ये जो वही मैं बोल रहा हूँ, फंडामेंटल जो बिजनेस के है ना वो यही है कि यार मेरे बिजनेस की मार्केट में नीड होनी चाहिए, वो बिजनेस बढ़ते रहना चाहिए, मेरी ग्रोथ होती रहे, प्रॉफिट होता रहे। अगर मैं लॉस करूँ तो कब तक करूँगा?
तो मतलब क्योंकि मुझे लगता है बिजनेस के ना बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो हमें नहीं पता. करेक्ट. हम सीधा देखते हैं लाइक एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप की तरफ और उसकी तरफ देखते हैं. पर मैं कह रहा हूँ जो छोटे बिजनेसेस हैं लाइक कि व्हाई नॉट कि मैं एक 10-12 बंदों की टीम के साथ या फिर 3 से 5 लोगों की टीम के साथ आई एम एबल टू मेक इनफ मनी. व्हाई आई शुडंट बी सेटिस्फाइड विद दैट एंड व्हाई आई शुड गो फॉर लाइक मतलब व्हाई देयर इज अप्रोच कि मुझे जाना चाहिए टू एंटरप्राइज वाले उस पे. क्योंकि वो बेचा जा रहा है ना आपको, या मोर देन बेचा जा रहा है. वो अट्रैक्ट मजा ही नहीं आएगा मेरे को. आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो. हाँ, सोशल मीडिया में हर जगह उन्हीं की फोटो है ना, तो आपको लगता है कि बॉस मेरी फोटो क्यों नहीं आ सकती, मैं शार्क टैंक में क्यों नहीं जा सकता. तो आई गेस इसलिए मेरे फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं. मतलब जैसे आई गेस कुणाल शाह ने बोला था पीपल इन इंडिया आर नॉट लुकिंग टू गेट रिच, दे आर लुकिंग टू गेट फेमस. करेक्ट. एंड दैट्स पहले भी ऐसी था यार. हाँ मतलब ये हमेशा से रहा है बिकॉज हमारा ह्यूमन बीइंग. हाँ बट हमारा जैसे ये बॉलीवुड और क्रिकेट से हम बड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंस रहा है, तो हमारा हमेशा ये इसी तरफ रहा है कि भाई कैमरे में या टीवी में आना इज अचीवमेंट रादर देन मेरे पास करोड़ों रुपए हो. मेरा प्राइमरी गोल. हाँ अब मैं इसमें थोड़ा और करेक्ट करूंगा. करोड़ों रुपए होना भी कोई प्राइमरी गोल नहीं है. कि उससे कुछ होने वाला है लाइफ के अंदर. ठीक है. मैंने बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया, बहुत बेसिक बताया. अगर आप ये अचीव करते हो ना कि मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है, मेरी नेक्स्ट ईयर वो 55 होने वाली है, फिर वो 60-70 होने वाली है, क्या मैं उसको बीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ बिजनेस में? अगर मैं उसको बीट कर रहा हूँ विद माई इंडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस, आई एम सक्सीडिंग. बट हमारे माइंड में ऐसा नहीं है. 10-15% की ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे करोड़ रुपए चाहिए. लाइक दैट करो ना, दैट इनफ मनी वाला कि भाई मुझे आगे कभी कुछ करना ही ना पड़े. मुझे भी करना है यार. हाँ. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे नहीं करना है, बट मैं कह रहा हूँ मैंने स्टार्ट ये सोच के नहीं किया था, और मैं आज भी ये सोच के यही अप्रोच होनी चाहिए सबकी भी. मेरा ऐसा मानना है. हाँ मेरा एटलीस्ट मानना है ऐसा कि आपकी अप्रोच आपको बड़ा करना चाहिए. बिल्कुल छोटी सोच मत रखो, बड़ा करो. करोड़ों कमाओ, जो कमाना है वो कमाओ. बिल्कुल टेक इट टू नेक्स्ट लेवल. बट अगर आप इसी प्रेमाइस में स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम है. अब जैसे स्टार्टिंग में हम जब बिजनेस खोलते हैं वहाँ पे इतने पैसे नहीं होते, इतने फंडिंग जैसे होती है, इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है. लोग बोलते हैं आई गेस जिनके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके लिए एक्सेसिबल होगा, जो ऑलरेडी रहते हैं उनके बीच में. बट अगर कोई ऐसा नॉर्मल सा खोलना चाहे, जैसे बीवी एडवाइस जब आया था तब इट ऑल बूटस्ट्रैप था कि आज भी बूटस्ट्रैप है, हमेशा बूटस्ट्रैप भी रहा है. मतलब पीवी तो कंसल्टिंग फर्म है. हाँ. कंसल्टिंग फर्म को फंडिंग की तो जरूरत नहीं पड़ती है, बट हमारी एक टेक फर्म भी है, पीवी फिनटेक के नाम से. ओके. तो वी डू कंसल्टिंग एंड वी डू टेक एज वेल. ओके. टेक में लगता है बहुत इन्वेस्टमेंट. हाँ. आज भी लग रहा है. आज भी लग रहा है. ट्रैक इज हमारा टेक फर्म जो है वो ब्रेक इवन में नहीं आया अभी तक. ओके. तो हम आज भी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप्ड है. अमेजिंग. तो जब आपने शुरू किया पीवी एडवाइजरी और खुद का पैसा लगाया आपने, ऑफ कोर्स बूटस्ट्रैप्ड है, तो आपको हायर करने में दिक्कत नहीं हुई? मतलब लाइक खुद का पैसा होता है तो बंदा बहुत बार सोचता है कि भाई मेरे को अगर सही एम्प्लॉय इस टाइम पे नहीं मिला तो वैसे ही मेरा खत्म हो जाएगा बिजनेस. तो शुरू में तो बहुत दिक्कतें आती हैं इस तरीके की. ऐसे नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग. तो हायरिंग में दिक्कत थी. काम करना है, काम करने के लिए लोग चाहिए. लोग आएंगे तो तनख्वाह देनी है. ठीक है. क्लाइंट का प्रोजेक्ट 12 महीने नहीं चलता है. कंसल्टिंग का एक क्लासिक वो है कि सीजनल है, नॉट सीजनल है, बट कोई प्रोजेक्ट 12 महीने नहीं चलता. तो मान लो आज काम है और मैंने किसी को हायर कर लिया, तो तनख्वाह तो बंद गई, खर्चे मेरे बन गए, बट रेवेन्यू की कंफर्मेशन है नहीं कि क्या होगा. तो चिकन एंड एग स्टोरी है उसमें करने की. बट आपको कहीं ना कहीं कॉल लेना पड़ता है और आपको लेना पड़ता है. तो ये ना इस तरीके से समझो, जैसे मैंने अपने आपको कन्विंस किया है इसमें उस टाइम पे कि मान लो मैं कोई शॉप चला रहा हूँ. ठीक है. अब मैं बोलूँगी यार पहले कस्टमर आएगा फिर मैं स्टॉक लेके आऊँगा, तो ऐसे होता है क्या? ट्रू. तो स्टॉक तो मुझे लाना पड़ेगा, वो पैसा तो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अब मैं होप कर रहा हूँ कि कस्टमर आ जाए, और अगर होप नहीं कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कस्टमर लाने का मार्केटिंग के थ्रू. ठीक है. बट पहले मेरे को स्टॉक लेके आना है. तो अब कंसल्टिंग में स्टॉक क्या है? हमारे घंटे, हमारा टाइम. ओके. तो वो टाइम तो मेरे पास तो एक लिमिटेड आवर्स ही है पूरे साल में. अगर मुझे बढ़ाने हैं तो मुझे लोग लेके आने हैं, तो वो मेरा स्टॉक है. तो ऐसे मैंने कन्विंस करा, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने कंसल्टिंग नहीं करी, तो मुझे लगा यार ये तो तनख्वाह में देनी शुरू कर दूंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. बट अगेन प्रिंसिपल फंडामेंटल वही है कि आपको अपना स्टॉक इकट्ठा करना है बेचने से पहले, और मेरा स्टॉक आवर्स है. वो कॉल लिया कुछ करके, बट हाँ इट वाज नॉट इजी. बिगिनिंग में इट वाज नॉट इजी. व्हाट वाज द मेजर चैलेंजेस यू थेट कि टॉप 3 चैलेंज अगर आपको बताने हो शुरू करने वक्त, लाइक दीस आर द टॉप 3 चैलेंजेस जो आपको, मतलब जो आप बोल रहे हो जो ब्रेक थ्रू आया. ऑफ कोर्स क्लाइंट रेवेन्यू इज वन पार्ट, बट ये सारी चीजें भी तो इंपॉर्टेंट है बिजनेस बनाने के लिए. तो आपके लिए जो मेजर चैलेंजेस टॉप 3
सबसे पहला चैलेंज, हर रोज़ दिन में 50 बार खुद से लड़ाई, खुद के इमोशन से लड़ाई कि ये फैसला मैंने सही किया या गलत किया। क्योंकि जब आप शुरू में कुछ नहीं कर रहे होते हो और आप पैसे कम कमा रहे होते हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप हर रोज़ अपने को सवाल करते हो। और मैंने भी खुद को सवाल किया, हर रोज़ किया, बहुत बार किया। तो वो इमोशंस जो होते हैं ना पहले 3-4 साल के, वो अलग ही चीज़ होती है यार। वो तो आप जब घुसते हो ना आपको तभी समझ में आता है, वो बहुत मुश्किल पीरियड होता है। तो 1000 दिन मुझे गुज्जू भाई ने बोला था, वो 1000 दिन बहुत मुश्किल थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था खुद के इमोशंस के साथ खुद के साथ फाइट करना। दूसरा चैलेंज था बड़ा क्लाइंट लेके आना। छोटे क्लाइंट मिल जाते हैं आपको, वो भी मुश्किल होते हैं। छोटे मतलब जैसे वन टाइम काम दिया, प्रोजेक्ट दिया, आपने हफ्ते में कर दिया, महीने में कर दिया, एंड दैट्स अबाउट इट। बट एक बड़ा क्लाइंट जिसका एक अच्छा प्रोजेक्ट 6-8 महीने का मिले, एक अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, वो मुश्किल होता है, वो नहीं आता। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। चैलेंज क्यों था कि हर एक क्लाइंट बोलता था कि तुमने भी स्टार्ट ही किया है, तुम तो अकेले हो, तुम सर्विस कैसे दोगे, तुम बीमार होगे तो मेरा प्रोजेक्ट कैसे होगा। इफ आई गिव यू अ बिग प्रोजेक्ट एंड यू फॉल इल, तो मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा। मैं अपने बॉसेस को क्या बोलूंगा कि मैंने इस फर्म को काम क्यों दिया, मैंने कहीं तो होगा केपेबल। He's saying I am not questioning your capability. Let's assume कि you are capable and you will be able to deliver. But how do I trust the process कि तू बीमार नहीं होगा या तू वापस जॉब नहीं करेगा। भाई अगर अच्छा ऑफर मिल गया तो you can job, जबकि मुझे ऑफर्स मिले छोड़ने के बाद, अच्छे ऑफर्स मिले करने के लिए। बट मैंने कहा नहीं यार, करना तो यही करना है, ठीक है। बट अब ये आप क्लाइंट को कैसे समझाओ, ठीक है। अब क्लाइंट कह रहा है कि आप कैसे करोगे बिजनेस, कैसे करोगे सर्विस, कैसे करोगे मेरे प्रोजेक्ट। तो आई वॉज वेरी स्टक उस टाइम पे, एंड वो क्रैक नहीं हो रहा था। क्लाइंट से मिलूँ क्रैक नहीं हो रहा, क्लाइंट से मिलूँ क्रैक नहीं हो रहा। सब अपना ज्ञान दे रहे हैं कि आप ये नहीं करो, अब ये करो, ये नहीं करो, ये करो। वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि बॉस ये मुझे करना है। लाइक टू कन्विंस देम कि भाई मैं नहीं जाऊंगा या करूंगा स्टार्टिंग में। ट्रस्ट आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट है टू गेन ट्रस्ट। मैंने सॉल्यूशन निकाला है इसका, नॉट अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन। बहुत लोग करते होंगे ऐसा, आई एम श्योर। तो क्या हो गया कि क्लाइंट से काम आया, एक उसको बोला कितने लोग काम करेंगे। मैं बोला यार 5-6 लोगों की टीम हमारी है। मैं अकेला था, कोई नहीं था टीम में। 5-6 लोगों की टीम है, वो मिलके प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा ओके ठीक है। लकीली उसने ये नहीं बोला टीम को ले आओ या मुझे मिलना। यूजुअली क्लाइंट बोल देते हैं, अब नहीं बोलते, तब बोलते से टीम से मिला दो, कौन काम करेगा, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बट एक प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। अब क्लाइंट को जो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, मैंने क्या करा, मैंने 5-6 फेक ईमेल आईडीज बना दिया, ठीक है। जैसे मेरा ईमेल आईडी है sumit.kukrija@pvadvisor.in। ऐसे मैंने कुछ भी नाम लेके बना दिए। जब मैं क्लाइंट को ईमेल करता था तो मैं किसी और नाम से ईमेल करता था, खुद को सीसी करके, कि ये लगे कि मेरी टीम में किसी और ने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है और मुझे बताया है। फिर क्लाइंट को इनवॉइस भेजा तो एक अलग ईमेल आईडी बनाया, finance@pvadvisory, और उससे भेजा। वो भेजता मैं था उस टाइम पे, तो मैंने भेज दिया। टीम में लोग हायर किए, उनको बोला कि नहीं बाकी लोग भी हैं। किसी को ये नहीं बोला कि यू आर द फर्स्ट एम्प्लॉय जिसको हायर किया, उसको ये बोला कि बाकी लोग भी हैं। अब उसको भी मेल जा रही है उन बाकी आईडी से, तो लगा अच्छा नहीं बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, बट बात कभी नहीं कराई। उसको ऑफर लेटर दिया तो HR@pvadvisory, तो लगा अच्छा HR से आ रहा है। तो ऐसे ईमेल आईडीज बनाए, तो एक माहौल क्रिएट करा कि मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी लोग हैं मेरे साथ करने को। तो जहाँ हो सका वहाँ मैंने इससे थोड़ी सक्सेस मिल गई। ये जो जुगाड़ वाला जो माइंडसेट होता है कि भाई कर लेंगे, ये वाला माइंडसेट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग के पास होता है और कुछ लोग के पास नहीं होता है। लेकिन आपको लगता है एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर एवरीवन और नॉट? नहीं यार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो इंडिया रन्स ऑन जुगाड़। ये मैंने कोई वीडियो देखी थी आज से 15-20 साल पहले, जब मैं कॉलेज में था। तो ना बड़ी सारी चीज़ें दिखाई दी कि कैसे इंडिया में क्या चीज़ें चल जाती हैं। तो हम ना जुगाड़ में तो एक्सपर्ट हैं ही, और खाली ये जुगाड़ हमने नहीं आ रही, तो बाहर भी लोगों ने किया। आज मैं बात करता हूँ बिजनेस ओनर से, तो चलता पता कि यूएस में भी लोगों ने यही काम किया, फेक ईमेल आईडीज बनाए हैं, और लोग करते थे। विवेक बिंद्रा का नाम सुना ना आपने, उसने भी यही किया था। उसकी एक इंटरव्यू मैंने देखा था, बमन ईरानी के साथ इंटरव्यू था उसका। उसने बताया कि मैं ना नकली आईडीज बनाता था। मैं कहा वाह, अभी वो वैलिडेशन मिल गया कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे लोग करते हैं। तो हाँ, लोगों को जुगाड़ करना पड़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं है बॉस। व्हाट्स द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको लगता है कि एक सेल्फ असेसमेंट भी अगर कोई करे
तो उसके अंदर उसको लगा कि ये एक फैक्टर तो होना ही चाहिए, तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहिए, अगर ये नहीं है मेरे पास तो मुझे नहीं घुसना चाहिए. लाइक व्हाट डू यू थिंक वन फैक्टर? पैशन, जुनून. बट वो तो बहुत मिसकंसेप्शन भी हो जाता है लोगों के, मुझे पैशन है किसी चीज को लेके. हाँ, अब वो तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. हाँ, मतलब अपने बारे में अगर मुझे नहीं हाँ, पता कि मुझे but पैशन only है या you मुझे think खाली आइडिया ऑफ बिजनेस करना है. हाँ. दो चीजें है ना, एक तो बिजनेस करना है, एक आइडिया ऑफ बिजनेस है कि हाँ. मुझे फैंसी लगना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ. राइट. सेल्फ अवेयरनेस वो तो इम्पोर्टेंट है ही है. हाँ. हर किसी के लिए इसलिए नहीं है. थी 2-3 चीजें हैं, मे भी ज्यादा होंगी, बट एक तो लाइफ स्टेज क्या है आपका, कैन यू टेक द रिस्क. ठीक है. दूसरा, इफ यस आर यू विलिंग टू टेक द रिस्क, क्योंकि आसान नहीं है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द एज, ऑप्टिमल एज कि किसी को एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करनी ही चाहिए? बड़ा सही सवाल है ये. कोई एज नहीं है यार. कोई आप 10 साल की उम्र में भी कर सकते हो और आप 50 साल की उम्र में भी कर सकते हो. ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया था कि बिजनेस करना चाहिए 30 साल की उम्र के बाद. उससे पहले पैसा कमाना चाहिए. मेरे को ये दिस वाज माय लर्निंग्स. मेरे को ऐसा सिखाया गया था, बिकॉज मैंने ना, आपने मुझसे पूछा था ना पहले कि आप जॉब कर रहे थे फिर आप बिजनेस में गए. मैंने कहा था नहीं, मेरे को स्टार्टिंग में ही बिजनेस करना था. तो मैंने कोशिश तभी की थी वह छोड़ने की, पहले 2-3 महीने में ही कि यार अपना बिजनेस करेंगे. तो मैंने ना किसी को फ़ोन किया, एक अभी भी काफ़ी नोन आदमी है वो, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई न्यू हिम. तो आई कॉल्ड हिम. मैंने कहा भैया मैं ना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैंने ऐसे ऐसे कंसल्टिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो आई वांट टू बी अ कंसल्टेंट. उसने मुझे बोला सुमित सॉरी बट यू आर टू यंग टू बी अ कंसल्टेंट. तब मेरी उम्र थी 25 साल. उसने मुझे मना कर दिया एंड दैट थिंग हिट मी कि अच्छा आई एम टू यंग टू बी अ कंसल्टेंट, तो मे बी मैं बिजनेस नहीं कर सकता अभी. मैंने छोड़ दिया बिजनेस करने का. आज मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ किसी भी एज में कोई स्टार्ट कर सकता है. एब्सोल्युटली. कंसल्टिंग बिजनेस में थोड़ा आपके पास साल हो, एक्सपीरियंस हो तो रहता है, क्योंकि आप कंसल्टिंग में क्या कर रहे हो, आप क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. हाँ, बट आपका एक्सपीरियंस सिर्फ कंसल्टेंसी का नहीं है, आपका एक्सपीरियंस बिजनेस रन करने का भी है. लाइक कि द बिजनेस यू रन ड्यूरिंग कोविड, दैट कजरारी है, तो दैट्स द बिजनेस पार्ट ऑफ इट. कंसल्टेंसी आप दूसरों के लिए बिजनेस ही है ना. हाँ, कंसल्टेंसी भी बिजनेस ही है. हाँ, बट लाइक जैसे उसमें आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इधर आप यू वर द एक्टिव पार्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस वहां से भी आता है. सो अ पर्सन लाइक थोड़ा बहुत आप मुझे हल्का सा शॉर्ट में बता दो कि वो कजरारी वाली स्टोरी, कि जैसे यू स्टार्टेड द कजरारी थिंग. सो लाइक आई सेड, मैंने बड़े सारे बिजनेसेस किए हैं. हाँ, फाइनली मैं यहाँ टिका हुआ हूँ. सो कजरारी बेसिकली मेरी पापा की शॉप का नाम था. ठीक है, वो वहाँ पे सूट्स बेचते थे, अपैरल्स में बेसिकली बिजनेस था, एंड इट वाज डाइंग. वी हैड आवर ओन शॉप इन दिल्ली व्हिच वाज डाइंग, नॉट डूइंग टू वेल. लाइक आई सेड, जब पढ़ रहा था तो हैंड टू माउथ था, कुछ खास इनकम नहीं थी उससे. मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा था ये, क्या ये बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि बचपन से जो देखा है ना आपने करते हुए, वो इमोशंस मेरे भी कहीं ना कहीं लग गए थे साथ में. और मैं बहुत टाइम काटा है मैंने शॉप पे बचपन में. आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम एट माई शॉप विद माई डैड. उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, पीवी तो भी कर ही रहा हूँ, अभी तो इतना टाइम मुझसे मांग नहीं रहा क्योंकि स्टार्टिंग में इतना बिजनेस नहीं था, तो फ्री टाइम था. मैं काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसको भी बड़ा करते हैं, दोनों करेंगे. वाइफ ने ब्रेक लिया था, करियर ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ आवर डॉटर. मैंने वाइफ से पूछा कि वुड शी बी विलिंग टू टेक दिस अप. शी वॉज लिटिल रिलक्टेंट. थोड़ा मैंने पुश कर आके उसको मना लिया, कन्विंस कर लिया, चलो अब ये बिजनेस करते हैं. तो मैंने वो डैड का बिजनेस लिया. मैंने उसको प्रोडक्ट लाइन पूरी चेंज कर दिया, फैंसियर बना दिया, अच्छा बना दिया. गुड़गांव में एक शॉप खोली, दिल्ली में एक और शॉप खोली. तो वी हैड 3 शॉप्स एट वन पॉइंट टाइम. We were selling online through our own website, through exhibitions in Gurgaon and Delhi NCR. We were wholesaling also to some women entrepreneurs. तो बिजनेस मैंने 1 से 1.5 साल में काफ़ी हमने उसको बड़ा किया स्पीड से. अगेन लॉस मेकिंग बिजनेस था वो उस टाइम पे, क्योंकि मैं खर्चा करी जा रहा था बढ़ाने के लिए. फंडामेंटल थोड़ा अलग हो गया था मैं उस टाइम पे. बट मेरा उसमें विजन ये था कि मुझे ना 100 स्टोर करने हैं. ओके, ठीक है, मेरा ये थॉट था उस टाइम पे करने का कि 5 साल में 100 स्टोर करने हैं. ये 2019 में स्टार्ट किया था मैंने बिजनेस वाला. कोविड आ गया. तो मेरी जो 3rd शॉप थी वो बिटवीन द कोविड में बना रहा था उसको, दिल्ली के रजौरी गार्डन मार्केट में. एंड आई गॉट स्टक कि पैसा भी लग गया और लॉकडाउन हो गया, कोविड आ गया. तो फिर लॉकडाउन खोला, हफ्ते में 3 दिन शॉप थी, तो कुछ करके मैंने वो शॉप फिट आउट करा के चालू किया. हुआ ये
कि रेंटल्स चालू है, सैलरी चालू है, रेंट लोअर रेंट था, लैंडलॉर्ड ने कोऑपरेट किया, बट फिर भी एक फिक्स इनकम, फिक्स एक्सपेंस थे, सैलरीज भी जा रही हैं, स्टॉक भी खरीदना पड़ रहा है बिकॉज यू नीड टू चेंज द स्टॉक ऑल्सो। ऑनलाइन बिजनेस जीरो हो गया, उसको दोबारा बिल्ड करने के लिए फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी थी, बहुत सारा खर्चा करना था, किया जो भी कर सकता था। लेकिन फाइनली 2021 के फेब में एक कॉल ली कि इसको बंद कर। बहुत बहुत मुश्किल से मैंने वो कॉल ली। आज भी वो कंपनी, आज वो ब्रांड हमारे पास है, आज भी वो कंपनी एक्टिव है, मैं उसके जीएसटी रिटर्न सब रिटर्न्स कंप्लायंस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद मैं दोबारा उसको कुछ ना कुछ तो करूँगा। इट्स डिफिकल्ट टू लेट गो क्योंकि आपके इमोशंस फादर के टाइम से जुड़े हुए हैं इस कंपनी के लिए। करेक्ट, तो दिस वाज मोर ऑफ एन इमोशनल, मैंने चलाया इतना, बट देन फाइनली आई डिसाइडेड कि बॉस एज अ कंसल्टेंट व्हाट डू आई एडवाइज माय क्लाइंट्स, तो बी रैशनल, डोंट बी इमोशनल, देन वी टॉक कि नहीं यार अभी तो छोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज काफ़ी लॉस हो गया था उसमें बिकॉज ऑफ कोविड ना होता तो मे बी ये नौबत नहीं आती, बिकॉज वी आर डूइंग प्रीटी वेल। फाइनली लेट्स कम टू दिस प्रेजेंट पीवी एडवाइजरी। आप काम कर रहे हो एंड रन कर रहे हो पीवी एडवाइजरी फॉर लाइक 7 years, 8 years नाउ। एंड तो मैं जानना चाहता हूँ राइट नाउ पीवी एडवाइजरी मस्ट बी डीलिंग विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मल्टीपल बिजनेसेस। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या सॉल्व कर रहे हो आप बिजनेसेस के लिए राइट नाउ, व्हाट पीवी एडवाइजरी इज एक्चुअली डूइंग? बहुत सिंपल है, हम बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंसल्टिंग क्या होता है? कंसल्टिंग इज बेसिकली क्लाइंट हैज गॉट अ प्रॉब्लम एंड ही नीड्स समबडी टू हेल्प देम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं? सो बेसिकली पीवी एडवाइजरी हैज गॉट 2 arms, one is consulting and the other one is tech. So let me talk about the consulting first. कंसल्टिंग में हमारे कस्टमर्स जो हैं, जो क्लाइंट्स हैं, दैट रेंजेस फ्रॉम स्टार्टअप्स, SMEs टू कॉर्पोरेट्स, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। ओके, ठीक है, वी हैव गॉट क्लाइंट्स इन इंडिया, वी हैव गॉट क्लाइंट्स इन UAE, मिडल ईस्ट, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ दिस प्लेसेस वी हैव गॉट क्लाइंट्स। हम क्या करते हैं उनके लिए क्लाइंट्स के लिए? लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट्स फर्स्ट। एक बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जाहिर सी बात है जब इतने एम्प्लॉयज़ होते हैं तो आपको एफिशिएंसी चाहिए होती है, आपको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होता है कि मैं कैसे कम से कम लोगों से मैक्सिमम आउटपुट निकालूं। ट्रू, राइट? तो हम हेल्प करते हैं कंपनीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए। सो वी हेल्प देम इम्प्लीमेंट IT सिस्टम्स, वी बिल्ड IT सिस्टम्स फ्रॉम देम। सो हमारा टेक आर्म कंसल्टिंग को सपोर्ट करता है IT फंक्शन सिस्टम्स बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम प्रोसेस रिव्यू करते हैं, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इंटरनल ऑडिट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स देखते हैं, उस तरीके का काम करते हैं। ट्रांजैक्शन एडवाइजरी भी करते हैं, विच इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए। कहीं पे कुछ नॉट फुल स्केल बट एटलीस्ट सम एरिया वी सपोर्ट देम वहाँ पे। तो ये हो गया कॉर्पोरेट्स के लिए। ठीक है, इसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे CXO लेवल एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनीज को लीड कर रहे हैं, उनको अपने डिपार्टमेंट्स में कंपनी विजिबिलिटी चाहिए होती है, तो हम उनके लिए डैशबोर्डिंग करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस करते हैं, सो दैट दे आर एबल टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन देयर कंपनी। ये कॉर्पोरेट्स के लिए हो गया। ऑटोमेशन जो हम लोग करते हैं दैट कैन बी थ्रू MS Excel। आई एम श्योर यू नो व्हाट इज एक्सेल, यूज दैट, राइट? सो एक्सेल बेस्ड ऑटोमेशन से लेके रोबोटिक से लेके AI, ऑल ऑफ दोज ऑटोमेशन वी डू फॉर कॉर्पोरेट्स। स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टार्टअप्स को आता है वो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो एज अ फाउंडर और अ स्टार्टअप ओनर मेरे को मेरा प्रोडक्ट पता है, मैं मार्केटिंग भी कर लूँगा, जैसे भी अगर खुद आती है कर लूँगा, बट मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पुअर रहता है। वो एक इशू रहता ही रहता है हमेशा। और इन्वेस्टर्स को भी ये चाहिए होता है कि आपके पास फाइनेंस वाला बंदा कौन है, हु कैन हैंडल फाइनेंसेस फॉर यू, हु कैन गाइड यू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दैट इज वेयर वी कम इनटू पिक्चर। We become virtual or a fractional CFOs for startups, जहाँ हमको हफ्ते में 4 घंटे, हफ्ते में 8 घंटे, डिपेंडिंग ऑन क्या स्केल है, क्या नीड है, हम वो टाइम देते हैं। हम मतलब हमारी टीम में से कोई भी है, तो मैं होगा या कपिल होगा या कोई और होगा, जो वो टाइम देंगे एंड हम उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरसी करते हैं। और हम लोग उनके बिहाफ में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स भी करते हैं, सो दैट इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आए कि स्टार्टअप में क्या हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को बहुत रिपोर्टिंग चाहिए होती है। ट्रू, तो स्टार्टअप ओनर्स को उसमें हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल प्लान बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। मुझे फंडिंग लेने जाना है, बट इन्वेस्टर बोलेगा ओके 5 साल में क्या बिजनेस करने वाले हो आप, तो फाइनेंशियल प्लान, बिजनेस प्लान बनाने में हम हेल्प करते हैं उनकी। तो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम बनाते हैं, देन वी गो
with them to meet the investors, to pitch on their behalf. I mean, they pitch the product, but we talk about the financial management for them. ये हो गया. Then we work with a lot of investors for due diligence. Before they want to invest in a startup, they evaluate the startup. वो हम उनके लिए करते हैं. ठीक है. फिर हम इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे हम लोग स्टार्टअप्स को ओवरसी भी करते हैं उनके लिए, जस्ट टू गिव देम कंफर्ट कि स्टार्टअप ठीक से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो इस तरीके का हम उनके लिए करते हैं. SMEs के लिए भी हम सिमिलर काइंड ऑफ काम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. उनको स्केल अप करने के लिए तैयार करते हैं. फॉर एग्जांपल अ स्टार्टअप और एन SME नाउ हैज रीच्ड लेवल कि अब प्रॉफिटेबिलिटी है, सब कुछ है, अब मुझे IPO लेके आना है. तो मैं IPO के लिए उनको प्रिपेयर करने का काम हम लोग करते हैं. जो नहीं जानते उनको एक बताएं, उनको एक बार प्लीज एक्सप्लेन करना ये डिफरेंशिएटिंग जिन लोगों आप काम करते हो, एक स्टार्टअप, एक SME, ऐसा, और इन सब में क्या डिफरेंस होता है. तो स्टार्टअप बेसिकली एक वो कंपनी जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी में आई है या नहीं आई है या आने वाली है, एक नया प्रोडक्ट लेके आई है, दैट इज स्टार्टअप. SME एक छोटा बिजनेस, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं है, 50 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ का रेवेन्यू है और लंबे टाइम से वो बिजनेस चलता आ रहा है, वो बेसिकली एक SME हो गया. राइट, वो स्मॉल बिजनेस हो गया. स्टार्टअप इज समथिंग विच कैन बिकम बिग और रिमेन SME, बट वो भी स्टार्ट हुआ कुछ टाइम पहले. एक सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में इजी डेफिनेशन ये है. ठीक है. तो उनको हम इसमें इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं. टेक फर्म में हमारे जो टूल्स हैं, वो टूल्स बेसिकली फाइनेंस एंड अकाउंट्स फंक्शन में लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए. राइट, ये एक लो कॉस्ट टूल्स है जो हम लोग लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन लेके आने के लिए. तो जो आप ये बात कर रहे हो ऑटोमेशन बेसिकली यानी AI, तो क्योंकि नाउ वी हैव एंटर्ड दिस एरा, ठीक है, किसी ने सोचा था कि लाइक दिस इज लाइक अ रेवोल्यूशन लाइक दैट. मुझे ऐसा फील होता है जब पहली बार गाड़ी आई थी, जैसे जब घोड़े से हम उतर के गाड़ी पे आए थे, एंड या सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी तो लोगों को लाइक हुआ था कि अब AI आ चुका है, एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो सब जानते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ChatGPT के थ्रू. ChatGPT हमें पता है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो यूज केसेस हैं वो बहुत सारे निकल के आने वाले हैं आने वाले टाइम में. एंड यू आर एन एक्टिव पार्ट ऑफ इट. आप बिजनेसेस को कंसल्ट करते हो, आप बिजनेसेस को बताते हो, तो आई गेस मेरे हिसाब से तो बहुत मेजर ऑफ द डिस्कशन होगी बिजनेसेस में कि हाउ टू अडेप्ट दिस टेक्नोलॉजी और कैसे हम इसको अडेप्ट करके इंटीग्रेट करके कैन टेक आवर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. बिकॉज एवरी बिजनेस राइट नाउ इज टॉकिंग अबाउट दिस, एवरी पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दिस. सो व्हाट्स एज अ कंसल्टेंट, as a firm who's working with so many businesses across the region, startup to an enterprise, what do you think ki how people should take this AI thing? So AI is not a choice anymore, it is mandatory. हर किसी को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप भी इरेलीवेंट हो जाओगे, आपका बिजनेस भी इरेलीवेंट हो जाएगा. ये बात मैं अपनी टीम को एवरी डे बोलता हूँ. सो मेरी IT टीम तो ऑलरेडी AI पे काम कर रही है. हमारे जितने भी टूल्स हैं उसमें हम लोग AI इनबिल्ड कर रहे हैं, सो दैट इट गिव्स मोर, ब्रिंग्स इन मोर फीचर्स फॉर द कस्टमर. प्लस हम लोग AI बेस्ड टूल्स भी बना रहे हैं कुछ. आई कैन नॉट टॉक अबाउट देम राइट नाउ, बट वी आर बिल्डिंग ऑन सर्टन टूल्स विच आर AI बेस्ड. बेसिकली वी कॉल देम AI रैपर्स बिकॉज बेस इज ChatGPT, Perplexity, Gemini, whatever AI tools you've got, उसके अराउंड उनको यूज़ करके वो टूल बनते हैं, विच इज़ कॉल्ड AI रैपर. बेसिकली हम ऐसे टूल्स कुछ बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट. आज से कुछ टाइम के बाद हम वो ऑडिट AI के थ्रू करेंगे. आज हम मैनुअली करते हैं. ओके, राइट. तो कैसे होगा, आज मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को 10 चीज़ें चेक करनी है किसी क्लाइंट का. ठीक है, डेटा क्लाइंट से आता है. डेटा आने के बाद मैं डेटा को देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, क्लीन करता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ उसको. गोइंग फॉरवर्ड वो डेटा वहाँ से आएगा, मैं क्लीन भी AI से कराऊंगा, मैं चेक भी AI से कराऊंगा, मैं AI बॉट बिल्ड करूंगा, उसको बताऊंगा कि मुझे ये चीज़ें चेक करनी है, ऐसे मुझे ऑडिट करना है, और वो मेरा ऑडिट करके देगा. ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स. ऑडिट उसके थ्रू होगा. ये मैं हमारे बिजनेस का हो गया. बट इफ आई टॉक अबाउट लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स, सो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में तो AI क्या कर सकता है सबको पता है. उसकी तो वीडियोस बड़ी हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू सी. ठीक है, बट उसके बियॉन्ड AI कहाँ पे हेल्प कर रहा है, से फॉर अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. बल्क इनवॉइस प्रोसेसिंग, आपको क्लाइंट वेंडर्स को पेमेंट करनी है और आपको दिन की 1000 पेमेंट्स करनी है, AI कैन डू इट फास्टर फॉर यू. यस, ठीक है. आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, AI कैन हेल्प यू, टेल यू विच अकाउंटिंग इज टू बी डन. आपको डेटा एनालाइज करना है, आपको 5 साल का प्रोजेक्शन बनाना है, आप अपना बेस डाल दो, यू टेल द AI बॉट कि आपका स्ट्रैटेजी क्या, आपका प्लान क्या है, कैसे करना है. आपको एक्सेल के अंदर वो पूरा का पूरा 5 साल का प्लान बना के देगा. अमेजिंग. आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको AI करके देगा.
So AI is very very critical. You need to adapt with AI. So will, जैसे आप बता रहे हो, आई गेस पहले इन सारी सेम चीज़ों के लिए अच्छे खासे लोग लगते होंगे. सो विल दिस टेक्नोलॉजी जो मेजर चल रहा है कि विल सम पीपल एटलीस्ट और मेजर पीपल आई डोंट नो विल लूज देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस. ये सवाल बड़े लोग मुझसे पूछते हैं, कॉलेज के बच्चे मेनली. बड़ा सिंपल सा आंसर है, और आपने मुझे बोला जब घोड़े से हम गाड़ी में गए थे तो क्या हुआ था. जो बंदा घोड़ा चलाता था हमारे लिए, टांगा चलाता था बेसिकली उस जमाने में, उसकी जॉब चली गई थी. जॉब किसकी आ गई? ड्राइवर की आ गई. तो जॉब तो रही, जॉब का नेचर चेंज हो गया. जब एक्सेल नहीं था तो मैं फाइनेंशियल से जितने भी काम करता था वो कैसे करता हूँ, आप सोचो. कुछ तो काम करता होगा ना. बट बाद में वो लोग आ गए जो एक्सेल चलाते हैं. तो अब बाद में जो AI ऑपरेट कर सकते हैं उनके लिए जॉब रह जाएगी, और जो AI के बिना काम करते हैं उनकी जॉब चले जाएगी. तो जॉब तो रहेगी, बट नेचर ऑफ जॉब विल चेंज. तो अपस्किलिंग ही एक लौता हमेशा से रहा है वो. आई थिंक कुछ नया नहीं है इसमें. बट टेक्नोलॉजी इस बार बहुत फास्ट पेस पे बदल रही है. एंड आई गेस जो पहले जैसे ऑफ कोर्स जॉब कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, ड्राइवर की जॉब आ जाएगी. तो अब AI जो ड्राइव करेगा या इसको आता होगा AI चलाना, उसकी जॉब आ जाएगी. एब्सोल्युटली अमेजिंग. लाइक आई गेस दिस इज द परफेक्ट पॉइंट जहाँ पे हम एंड कर सकते हैं हमारा पॉडकास्ट. बिकॉज मुझे लगता है आई गेस AI इज द ओनली, हम सब फिगर आउट करेंगे उस चीज़ को लेके. एक लास्ट में मैं एक रिचुअल स्टार्ट करना चाहूँगा कि एनीथिंग यू वांट टू टेल, क्योंकि मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, लिटरली मेरे माइंड में सिर्फ एक ही है कि 18 से 25 साल के बच्चे जो इस एरा में पढ़ रहे हैं, इस एरा में जॉब ढूंढेंगे, इस एरा में या तो बिजनेस बनाएंगे या कुछ भी अपनी लाइफ बनाएंगे. ठीक है. एंड उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे आपने बताई. ठीक है. और दैट्स आई गेस जितना वो अच्छी चीज़ है उतना कर्स भी है मुझे लगता है, क्योंकि फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So I need your people like from you की advice to those people, to 18 to 25 वाले बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं. Where should they focus on? यार where should they focus on? ये तो individual choice है कि where they want to focus. हाँ, मतलब I guess focus on like everyone's के general aim सबके क्या है? They have to build something होता है, like कि मेरे पास एक income हो, मेरे पास एक घर हो, मेरे पास उसको चला पाऊँ. मतलब बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ. और सबको डर इस बात का कि जॉब रहेगी नहीं रहेगी, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. तो आज के एरा में वो 18-25 को कहाँ अपना माइंड लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो. रैंड वो पॉइंट नहीं है. बहुत सिंपल है मेरे ओपिनियन में. एक तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, बट वी नीड टू लर्न टू फिल्टर द इन्फॉर्मेशन कि मुझे मेरे मतलब की कितनी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. उसके बाद ये मान लेना कि मैंने पढ़ाई कर ली है, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, दैट इज़ नॉट द थिंग. यू हैव टू कंटिन्यूसली अपस्किल योरसेल्फ. ठीक है. आप 18 साल के हो या 25 साल के हो या 40 साल के हो, आपको अपने आप को अपस्किल करते ही रहना पड़ेगा. अदरवाइज आप जॉब करो, बिजनेस करो, आप इररिलेवेंट हो जाओगे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी काम में. राइट. आप कोई भी इंडस्ट्री लेकर देख लो, हर जगह चीज़ें बदलती ही आई हैं, चीज़ें बदलती ही रहेंगी हमेशा. तो मुझे ये एक्सेप्ट करना कि चीज़ें बदलेंगी और मुझे बदलना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी. ठीक है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए कि ना, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश एंड बी फ्लेक्सिबल. चीज़ें बदलेंगी, आपको बदलना है. आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं ऐसे चलने वाला हूँ. तो हर एक यंगस्टर को दे हैव टू बी वेरी ओपन एंड डरने की कोई ज़रूरत नहीं. मैं बहुत सिंपल सी एक बात बोलूँगा जो मैंने पहले बोली थी, चद्दर बड़ी करने के बारे में सोचो. ठीक है. दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर ये सोचने की कि मैं पैर चद्दर के अंदर अंदर रख लूँ ताकि वो ना हो. प्रॉब्लम्स आएंगी यार, हम सॉल्व करेंगे. ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने ही दुनिया बनाई है अल्टीमेटली. राइट. मैं ऑल माइटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे माइंड्स ने ही सब कुछ बनाया ना, जो भी कुछ हम आज कर रहे हैं. तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. तो चद्दर बड़ी करो और पैर अच्छे से फैलाओ यार.